हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन करेंगे। आपके सिलेबस में क्या क्या है देख लेते हैं। फर्स्टली, एप्लीकेशन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इन डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, पेमेंट, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, अर्थ एंड डैम्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, permeability of soil and seepage analysis, shear strength of soil, bearing capacity of soil, compaction and stabilization of soil, site investigation and subsoil exploration। देखो, वैसे तो जियोटेक जो है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही कवर करेंगे। फर्स्टली हम जैसे चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सॉइल पढ़ते हैं। फर्स्टली सॉइल में फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं सॉइल के फॉर्मूलेज बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड डेफिनेशन ऑफ सॉइल। कई बार क्वेश्चन पेपर में डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग ऑब्टेन हो जाएगी। फर्स्ट है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट किसका रेशियो होता है? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है वाटर कंटेंट। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज नोन एज वाटर कंटेंट। ठीक, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देती हूँ। डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग ऑब्टेन कर लेना आप। सेकेंड, वॉइड रेशियो, ई। वॉइड रेशियो किसका रेशियो होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। नेक्स्ट है पोरोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं एन से। ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। और एक और रिलेशन है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का, दैट इज एन इक्वल्स टू ई बाय 1 प्लस ई। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एस। ये होता है रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। नेक्स्ट परसेंटेज एयर वॉइड्स, इसको हम डिनोट करते हैं बाय एन ए। एन ए इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। नेक्स्ट है एयर कंटेंट, इसको हम डिनोट करते हैं ए सी से। ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ सॉइल। डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स की है, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट और सैचुरेटेड यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है गामा इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, जहाँ पे जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट है वाटर का, डब्ल्यू जो है वो वाटर कंटेंट है, ई जो है वो वॉइड रेशियो है। नेक्स्ट ड्राई यूनिट वेट, ये क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर और ई जो है वो वॉइड रेशियो है। नेक्स्ट सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई बाय 1 प्लस ई। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन डब्ल्यू, जी, ई और एस। जब हमारे पास ये 4 टर्म्स गिवन होंगे या इसमें से 3 टर्म्स गिवन होंगे, एक टर्म हमको फाइंड करना रहेगा। हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, डब्ल्यू जी इक्वल्स टू ई एस आर, जहाँ पे डब्ल्यू वाटर कंटेंट है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ई वॉइड रेशियो है, एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। नेक्स्ट फॉर्मूला है सबमर्ज यूनिट वेट, इसको हम गामा डैश या गामा सबमर्ज लिखते हैं। ये होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। सब्स्टिट्यूट कर दो गामा सैचुरेटेड के फॉर्मूले को। ये हो जाएगा यहाँ से ये जी गामा डब्ल्यू प्लस ई गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई हो गया गामा सैचुरेटेड, इसको माइनस कर दो गामा डब्ल्यू से। ये एलसीएम ले लेंगे हम 1 प्लस ई, ये हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू माइनस ई गामा डब्ल्यू। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। गामा सबमर्ज्ड आ जाएगा जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। इसको आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एग्जाम में ऑब्टेन भी कर सकते हैं। मीन्स गामा सबमर्ज्ड होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू के इक्वल। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन गामा डी, गामा एंड वाटर कंटेंट। ड्राई डेंसिटी और टोटल डेंसिटी और वाटर कंटेंट का क्या रिलेशन होता है? ड्राई डेंसिटी गामा डी इक्वल्स टू गामा बाय 1 प्लस डब्ल्यू। जब भी एग्जाम में इस टाइप का डेटा गिवन होगा, मीन्स ड्राई डेंसिटी की बात हो रही है, टोटल डेंसिटी की बात हो रही है और वाटर कंटेंट की, आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी, डी आर। ये होता है ई मैक्स माइनस ई बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। यहाँ पे जो ई मिनिमम है वो वॉइड रेशियो है एट डेंस स्टेट में, और ई मैक्स जो है वो वॉइड रेशियो है लूज स्टेट में, और ई जो है वो नॉर्मल वॉइड रेशियो है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसको हम डिनोट करते हैं सी यू से।
ये किसके इक्वल होता है, D60 बाय D10 के। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यानी कि CC, इसका फॉर्मूला है CC इक्वल्स टू D² 30 बाय D60 इंटू D10। D60 वो साइज होता है किसी भी पार्टिकल का जिससे 60% पार्टिकल्स फाइनर होते हैं इस साइज से। वैसे ही D30 और D10 होता है, मीन्स D30 वो साइज होता है पार्टिकल का जिससे 30% पार्टिकल्स फाइनर होते हैं उस साइज से, और D10 वो साइज होता है पार्टिकल का जिससे 10% पार्टिकल्स फाइनर होते हैं उस साइज से। CU और CC फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशंस। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC, इसको हम रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। ये क्या होता है, IC इक्वल्स टू WL माइनस W बाई WL माइनस WP। यहाँ पे WL है वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट, WP है वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट, और W जो है वो नेचुरल वाटर कंटेंट है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी इंडेक्स IL, ये क्या होता है, W माइनस WP बाय WL माइनस WP। नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट बाय वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको हम IP से लिखते हैं। ये किसके इक्वल होता है, WL माइनस WP के। नेक्स्ट फॉर्मूला है टफनेस इंडेक्स IT किसके इक्वल होता है, IP बाय IF यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी, ये किसके इक्वल होता है, सेंसिटिविटी ST इक्वल्स टू QU अनडिस्टर्ब्ड बाय QU रीमोल्डेड। ये होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल, ये होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर रीमोल्डेड सॉइल के लिए। अगर सेंसिटिविटी 1 है मीन्स आपका कौन सा सैंड हो गया, ग्रेवल और कोर्स सैंड हो गया, मतलब कि इनसेंसिटिव हो गया। और अगर सेंसिटिविटी 16 से ज़्यादा है या 16 के इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं वो क्विक क्ले है और अनस्टेबल है, मीन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर AC, ये होता है IP बाय परसेंटेज ऑफ क्ले साइज, मतलब कि लेस देन 2 माइक्रोन इन सॉइल। अगर एक्टिविटी 0.75 से कम है मतलब कि वो इनएक्टिव सॉइल है। अगर 0.75 टू 1.5 है मीन्स अगर एक्टिविटी 0.75 से कम है तो ये हो गया इनएक्टिव सॉइल, सो ये कहलाता है इनएक्टिव। अगर एक्टिविटी लाई करेगी 0.75 से लेके 1.25 के बीच तो ये कहलाएगा नॉर्मल एक्टिव। अगर एक्टिविटी ग्रेटर देन 1.25 हो जाएगी तो ये कहलाएगा एक्टिव। और एक्टिविटी नंबर किस लिए यूज़ किया जाता है, एक्टिविटी नंबर यूज़ किया जाता है स्वेलिंग बिहेवियर का स्टडी करने के लिए। अगर एक्टिव ज़्यादा है सॉइल मतलब कि वो ज़्यादा प्रोन है वॉल्यूम चेंज से, सो ये जो होता है जनरली केओलोनाइट जो होता है वो इस रेंज में होता है, मीन्स लेस देन 0.75। और जो इलाइट होता है वो जनरली इस रेंज में होता है। और जो मोंटोमोरोलाइट यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल होता है मीन्स जिसकी वॉल्यूम चेंज ज़्यादा हो जाता है वो होता है इसके रेंज में। नेक्स्ट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आता है। सो IP इक्वल्स टू 0.73 इंटू WL माइनस 20। यहाँ पे WL क्या है, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट, और IP जो है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिसिटी ऑर्डर ऑफ क्ले मिनरल। क्ले मिनरल का प्लास्टिसिटी ऑर्डर क्या होता है। सो सबसे कम होता है केओलिनाइट का, नेक्स्ट होता है इलाइट का, और सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है मोंटोमोरोलाइट का। प्लास्टिसिटी ऑर्डर मतलब क्या, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो मोंटोमोरोलाइट का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल इज ड्यू टू मोंटोमोरोलाइट। जो ब्लैक कॉटन सॉइल में श्रिंकेज और स्वेलिंग होती है वो मोंटोमोरोलाइट की वजह से होती है। नाउ अब एक ऑर्डर पूछता है ग्रेन साइज ऑफ क्ले मिनरल्स, मीन्स साइज का ऑर्डर पूछता है। सो सबसे छोटा होता है मोंटोमोरोलाइट, देन इलाइट, देन केओलिनाइट। नाउ मैं क्विकली आपको बता देती हूँ केओलिनाइट, इलाइट, मोंटोमोरोलाइट किसका मिक्सचर होता है। सो केओलिनाइट जो होता है वो 1:1 क्ले मिनरल होता है, यानी कि इसमें एक शीट सिलिका की होती है और एक शीट गिप्साइट की होती है, यानी कि एलुमिना की। ये इस तरीके से एक सिलिका एक एलुमिना, और ये एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है इलाइट।
ये होता है 2:1 का क्ले मिनरल। इसमें 2 सिलिका शीट होती है और 1 एल्यूमिना यानी कि गिप्साइट शीट होती है। इस तरीके से ये 2 सिलिका शीट हो गई और एक एल्यूमिना की शीट हो गई, और ये हेल्ड होते हैं एक दूसरे से बाय पोटेशियम आयंस। नेक्स्ट है मोंटोमोरलाइट। ये होता है 2:1 का क्ले मिनरल। इसमें 2 सिलिका शीट होती है और 1 एल्यूमिना की शीट होती है। इस तरीके से 2 सिलिका की और 1 एल्यूमिना की। इसको हम स्मेक्टाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉइल की डेंसिटी को बढ़ाते हैं बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर की वॉल्यूम को कम करके सॉइल की डेंसिटी को जब हम बढ़ाते हैं वो कहलाता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर की वॉल्यूम को रिड्यूस करके सॉइल की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। सो इट इंक्रीजेज शेयर स्ट्रेंथ। इससे क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ जो होती है सॉइल की वो बढ़ जाती है, सॉइल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और बियरिंग कैपेसिटी मतलब कि लोड कैरी करने की क्षमता सॉइल की अच्छी हो जाती है। ना हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट में, जैसे कि फर्स्ट है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, सेकेंड है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। सो इन दोनों से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, सो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। इसमें वेट ऑफ हैमर होता है 2.5 kg का। वैसे ही मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में वेट ऑफ हैमर होता है 4.5 kg का। इसमें स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हाइट ऑफ फॉल 30 सेंटीमीटर होता है और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में हाइट ऑफ फॉल 45 सेंटीमीटर होता है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हम 3 लेयर्स फिल करते हैं और हर एक लेयर को 25 ब्लोज देते हैं। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में हम 5 लेयर्स फिल करते हैं और हर एक लेयर को 25 ब्लोज देते हैं। नाउ कॉम्पैक्टिव एनर्जी वो है 595 किलो जूल पर मीटर क्यूब। वैसे ही मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में कॉम्पैक्टिव एनर्जी होती है 2696 किलो जूल पर मीटर क्यूब। सो कभी कभार ऑप्शन में 2700 भी गिवन होता है, सो अप्रोक्सीमेटली आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन आर। कौन कौन से फैक्टर कॉम्पैक्शन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट हो गया, सॉइल कैसा है मीन्स सॉइल का टाइप क्या है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्टिव इफर्ट मीन्स आप किस तरीके का इफर्ट कर रहे हैं कॉम्पैक्शन के लिए। उसके भी 2 टाइप्स हैं। पहला नेचर ऑफ इफर्ट यानी कि मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, कौन सा कॉम्पैक्शन का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड है अमाउंट ऑफ इफर्ट मीन्स कितना इफर्ट हम कर रहे हैं कॉम्पैक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पैक्शन कर्व। ये क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप होता है ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच। और यहाँ पे क्या होता है, जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है वो कब ऑब्टेन होती है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में। ये है OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सो OMC में क्या होता है, ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन होती है। सो कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है अगर वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कॉम्पैक्शन हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, रोलर्स के द्वारा, टैंपिंग के द्वारा, रैमिंग के द्वारा। सो रोलर्स में हमारे पास यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रोलर से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है शेप फुट रोलर, ये यूज़ किया जाता है कोहेसिव सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। सेकेंड है वाइब्रेटरी रोलर, ये यूज़ किया जाता है कोहेशन लेस सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। कोहेसिव यानी कि क्ले सॉइल के लिए हम शी फुट रोलर यूज़ करते हैं, और कोहेशन लेस यानी कि सैंडी सॉइल के लिए हम वाइब्रेटरी रोलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस। नेक्स्ट है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ICR, ये होता है गामा समज्ड बाय गामा W। सो गामा समझ का फॉर्मूला क्या होता है, G-1/1 + E इंटू गामा W बाय गामा W। सो गामा W से गामा W कैंसिल हो गया। सो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ गया G-1/1 + E, जहाँ पे G जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और E जो है वो वॉइड रेशियो है। नेक्स्ट टॉपिक है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है, ये एक ईज होता है जिससे वाटर फ्लो करता है किसी भी मीडियम में। So it is the ease with which water can flow through any medium. Now permeability में एक लॉ आता है हमारा डार्सीज लॉ, जो कि बोलता है डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, K × I × A, यानी कि वेलोसिटी इंटू एरिया। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, K × I, मतलब वेलोसिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। सो प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाएंगे तो आएगा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। वैसे ही यहाँ पे एक रिलेशन है सीपेज वेलोसिटी, ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बाय पोरोसिटी। सो सीपेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी से बड़ा होता है। नेक्स्ट एक टर्म है कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बाय पोरोसिटी। नाउ कभी कभार परमेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सॉइल टाइप हमारे को गिवन होगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगी। सो इसको एक बार आप देख लीजिए। ग्रेवल की होती है ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सैंड की होती है इन द रेंज ऑफ 1 to 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सिल्ट की होती है 10⁻³ to 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्ले की होती है लेस देन 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, यानी कि हम के किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ये यूज़ किया जाता है कोर्स सॉइल के लिए, यानी कि सैंड के लिए। इसमें जो डिस्चार्ज होता है Q वो होता है K × I × A। सो यहाँ से हम Q लिख सकते हैं K × हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी कि हेड लॉस बाय लेंथ × एरिया। सो यहाँ से K क्या आ जाएगा, Q × L बाय H × A। यहाँ पे Q क्या है, डिस्चार्ज कलेक्ट होगा जब टाइम T में, ये Q है। नेक्स्ट L क्या है, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन मैनोमेट्रिक टेपिंग पॉइंट्स, ये इस तरीके से ये L होता है। A जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है सॉइल का, और H जो होता है वो डिफरेंस होता है मैनोमीटर लेवल का, मीन्स ये फर्स्ट लेवल है ये सेकेंड, इनका डिफरेंस होता है H। सो यहाँ से आप कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ये यूज़ किया जाता है फाइन सॉइल्स के लिए, यानी कि क्लेई सॉइल, सिल्ट के लिए। सो इसका फॉर्मूला क्या है, K = 2.303 A × L by A × T log base 10 H1 by H2। यहाँ पे जो स्मॉल a है ये स्टैंड पाइप का एरिया है, और कैपिटल A जो है वो सॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और T जो है वो टाइम इंटरवल है जब हेड फॉल करता है H1 to H2। H1 और H2 हेड्स हैं। L जो है वो लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल है। नेक्स्ट टॉपिक है परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। अगर स्ट्रेटिफाइड सॉइल गिवन होंगे सो उसकी परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सो हॉरिजॉन्टल फ्लो है अगर, तो KH हो जाएगा K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 बाय H1 प्लस H2 प्लस H3, इस तरीके से। सो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी। नेक्स्ट अगर वर्टिकल फ्लो है तो वर्टिकल परमेबिलिटी का फॉर्मूला है KV = H बाय H1 K1 प्लस H2 K2 प्लस H3 बाय K3, और हमेशा हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी वर्टिकल परमेबिलिटी से बड़ी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीपेज। सीपेज एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड लीक करता है एक पोरस मीडियम से फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। हाई हेड से जब लो हेड में पानी का लीकेज होता है पोरस मीडियम में, वो कहलाता है सीपेज। नाउ कुछ एजप्शंस हमारे पास लाप्लास इक्वेशन के, जैसे कि फॉर 2D फ्लो जो सॉइल मास है वो हम उसको सैचुरेटेड मानते हैं और डार्सी लॉ को वैलिड मानते हैं। सॉइल मास इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, बोथ सॉइल ग्रेन्स एंड पोर फ्लूइड आर इनकम्प्रेसिबल, स्टेडी स्टेट कंडीशंस एग्जिस्ट, मतलब कि फ्लो कंडीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। नाउ लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, d2h/dx² प्लस d2h/dy² = 0। नाउ अभी आपने देखा जो लाप्लास इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर की है। सो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे जो कि एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है, मींस 90 डिग्री एंगल बनाएंगे इनके सॉल्यूशंस। सो जो पहला सेट है वो फ्लो लाइंस है, और जो दूसरा सेट है वो इक्विपोटेंशियल लाइंस है। फ्लो लाइन क्या होती है, फ्लो लाइन शो करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पार्टिकल, मींस वाटर पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को शो करती है फ्लो लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, ये लाइन होती है जो ज्वाइन करती है पॉइंट्स ऑफ इक्वल टोटल हेड, जहां पे भी टोटल हेड इक्वल होगा उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है इक्विपोटेंशियल लाइन। नेक्स्ट है फ्लो नेट। फ्लो नेट क्या होता है, ये सेट होता है 2 कर्व्स का, यानी कि फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस का। सो फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन फॉर्म करती है हमारी फ्लो नेट। नाउ टोटल डिस्चार्ज थ्रू फ्लो नेट इज Q = KH NF/ND।
K जो है वो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, H जो है वो हेड लॉस है, NF अपॉन ND यानी कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स बाय नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। NF अपॉन ND को हम शेप फैक्टर भी बोलते हैं। नाउ यूजेस ऑफ फ्लोनेट, फ्लोनेट कहाँ कहाँ यूज होता है? सो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसमें से क्या फ्लोनेट का यूज नहीं है। सो फ्लोनेट किस लिए यूज किया जाता है? सीपेज क्वांटिटी मतलब कि सीपेज को फाइंड करने के लिए, ये हो गया Q, अपलिफ्ट प्रेशर को फाइंड करने के लिए, एग्जिट ग्रेडियंट को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होता है? शियर स्ट्रेंथ एक कैपेसिटी होती है सॉइल की जिसमें वो रेजिस्ट करती है शियर स्ट्रेस को। नाउ अगर शियर स्ट्रेस किसी भी प्लेन में शियर स्ट्रेंथ से ज़्यादा या इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा फेलियर होगा सॉइल मास का। स्ट्रेस ज़्यादा है स्ट्रेंथ से, सो फेलियर होगा। सो जो फेलियर होगा इससे क्या होगा? सॉइल मास का मूवमेंट होगा उसी प्लेन में। सो हम ये बोल सकते हैं कि सॉइल फेल्ड हो गया है शियर में। इसीलिए जो शियर स्ट्रेंथ है वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की, ताकि सॉइल एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। नाउ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या क्या गवर्न करती है? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, अर्थ प्रेशर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स इक्वेशन। ये किसके इक्वल होती है? टाउ एफ इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, जहाँ पे टाउ एफ जो है वो शियर स्ट्रेंथ है सॉइल की, सी जो है वो अपेरेंट कोहेशन है सॉइल की, सिग्मा जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस है ऑन द प्लेन ऑफ रप्चर, फाई जो है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। नाउ हमारे पास कुछ टेस्ट है शियर स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट। इसमें क्या होता है? सॉइल को हम बॉक्स में प्लेस करते हैं, फिर उसको शेयर करते हैं एक प्री डिफाइंड प्लेन, एक हमारे पास प्लेन फिक्स होती है, उसमें हम शेयरिंग करते हैं। ये एक बहुत सिंपल टेस्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है? ड्रेनेज का कंट्रोल नहीं होता। मींस ड्रेनेज अगर हमको करना है तो उसको हम इसमें एनालाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट टेस्ट है ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट। ये जनरली हर टाइप के सॉइल के लिए यूज किया जाता है, और ये क्या होता है? ये जो टेस्ट है ये सिमुलेट कर सकता है हर तरह के ड्रेनेज को। सो ये इसका प्लस पॉइंट है। इसमें क्या होता है? एक सॉइल सैंपल वो एनक्लोज्ड होता है एक रबर मेम्ब्रेन से, उसको हम प्लेस करते हैं एक ट्राइएक्सियल चैम्बर में। फिर क्या होता है? वो चैम्बर को हम वाटर से फिल करते हैं, फिर वो वाटर उसमें क्या होगा? एक कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई करेगा पानी, जिसको हम यहाँ पे सिग्मा 3 बोल रहे हैं। फिर क्या होता है? हम एक एक्सियल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तब तक अप्लाई करते हैं जब तक सॉइल सैंपल फेल ना हो जाए। सो यहाँ पे डिफरेंट ड्रेनेज कंडीशन क्या क्या हो सकती है। सो ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट जो होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, ठीक। सो फर्स्ट है CD टेस्ट, यानी कि कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। सो कंसोलिडेशन और ड्रेनेज होने में बहुत टाइम लगेगा, सो इसलिए हम बोलते हैं इसमें बहुत समय लगता है। सेकेंड है CU टेस्ट, यानी कि कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, मतलब कि पहला कंसोलिडेशन होगा, मतलब कि तो 24 आवर्स लगेगा। फिर अनड्रेन्ड, ड्रेनेज नहीं होगा तो ये जल्दी हो जाएगा, तो सेकेंड आवर है सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट है UU, यानी कि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। ना तो कंसोलिडेशन होगा ना तो ड्रेनेज होगा, तो ये सबसे फास्ट होगा, टेक्स 15 मिनट्स ओनली। लास्ट केस क्या हो सकता है? UD, यानी कि अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। सो कंसोलिडेशन नहीं होगा लेकिन ड्रेनेज होगा। सो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ये नहीं पॉसिबल, इसीलिए ये यूज़ नहीं होता और एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। सो ये फील्ड में नहीं हो सकता। सो जनरली 3 स्टेजेस ही होते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट में। नेक्स्ट टेस्ट है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है? कोई भी सेल्फ प्रेशर को हम अप्लाई नहीं करते, मतलब कि सिग्मा 3 अप्लाई नहीं करते। ये यूज़ किया जाता है कोहेसिव सॉइल के लिए। कोहेसिव सॉइल की जब हमको टेस्टिंग करनी रहती है तब हम यूज़ करते हैं UCC टेस्ट, यानी कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ये बहुत क्विक होता है और इजी टू परफॉर्म, मतलब इसको परफॉर्म करना बहुत इजी होता है। सिंस इसमें क्या है? सिग्मा 3 0 है, इसीलिए सिर्फ एक ही मोहर सर्कल ऑब्टेन्ड होता है। यहाँ पे टाउ एफ किसके इक्वल होता है? CU। वो किसके इक्वल होता है? QU/2K। सो टाउ एफ है अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ और QU है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टेस्ट है वेन शियर टेस्ट। ये यूज़ किया जाता है जब हमको शियर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है सॉफ्ट और सेंसिटिव क्ले की। वेन शियर टेस्ट हम यूज़ करते हैं ऐसे सॉइल के लिए जिसकी स्ट्रेंथ कम है और जो सॉइल डिस्टर्ब हो जाते हैं सैम्पलिंग के समय।
इसमें क्या होता है, दूसरे टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होते, मीन्स यूज नहीं किए जा सकते, इसीलिए हम वेन शियर टेस्ट यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, दो इस तरीके से 4 ब्लेड्स होती हैं रेक्टेंगुलर, ये है आपका वेन, ये है हाइट ऑफ द वेन, ये है डायमीटर ऑफ द वेन, ये सर्कुलर शेप है। यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, टाउ एफ इक्वल्स टू टी बाय पाई डी स्क्वायर इंटू एच बाय 2 प्लस डी बाय 6। जब टॉप और बॉटम एंड दोनों शेयरिंग को इन्वॉल्व करेंगे तब ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन जब सिर्फ बॉटम एंड जो होगा वेन का यूज किया जाएगा तब होगा फॉर्मूला टाउ एफ इक्वल्स टू टी बाय पाई डी स्क्वायर इंटू एच बाय 2 प्लस डी बाय 12। यहाँ पे टाउ एफ क्या है, शियर स्ट्रेंथ है, टी जो है वो टॉर्क अप्लाइड टू द वेन है, जो हम टॉर्क अप्लाई करते हैं वेन में तब तक जब तक सॉइल फेल ना हो जाए, और डी जो है वो डायमीटर है वेन का, और एच जो है वो हाइट है वेन की। नाउ क्विक रिकॉल कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। एक हम क्विक रिकॉल कर लेती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि फर्स्ट है प्रॉक्टर टेस्ट, वो किस लिए यूज किया जाता है, कॉम्पैक्शन के लिए। इसमें हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ये हमने पढ़ा है कॉम्पैक्शन में। प्रॉक्टर टेस्ट होता है कॉम्पैक्शन के लिए। सेकेंड है वेन टेस्ट, ये शियर स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है पेनिट्रेशन टेस्ट, ये यूज किया जाता है बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर टेस्ट, ये यूज किया जाता है ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्केम्पटन, इसमें इक्वेशन क्या होती है, U इक्वल्स टू, यानी कि पोर वाटर प्रेशर किसके इक्वल होता है, B इंटू सिग्मा 3 प्लस A इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। नेक्स्ट है कूलम, कूलम की इक्वेशन क्या होती है, S इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा tan phi। S जो है वो शियर स्ट्रेंथ है, C जो है वो कोएशन है, और सिग्मा जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, फाई जो है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। नेक्स्ट तरजाही इक्वेशन, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। डार्सी ने कौन सी इक्वेशन दी है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी कि जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, V इक्वल्स टू के आई। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इनटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। रिटेनिंग स्ट्रक्चर, रिटेनिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो बनाए जाते हैं ताकि हम सॉइल को रिटेन कर सकें। ठीक, जो सॉइल मास होता है उसको पकड़ के रखने के लिए रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। डेफिनेशन, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर विच इज यूज टू होल्ड बैक अ सॉइल मास या बैकफिल, सॉइल मास को हम क्या बोलते हैं, बैकफिल भी बोलते हैं, राइट, इज कॉल्ड एज रिटेनिंग स्ट्रक्चर। नाउ अर्थ प्रेशर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, सेकेंड एक्टिव अर्थ प्रेशर, थर्ड पैसिव अर्थ प्रेशर। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ द 3। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का मीनिंग ये होता है जब वॉल जो होती है वो रिजिड होती है और अनयील्डिंग होती है, मीन्स वो वहीं पे रुकी रहती है, ठीक, उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, वो केस होता है अर्थ प्रेशर रेस्ट का। सेकेंड है एक्टिव अर्थ प्रेशर, जब वॉल जो रिटेनिंग वॉल है मूव अवे फ्रॉम द सॉइल, जब सॉइल या बैकफिल से दूर होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। थर्ड पैसिव अर्थ प्रेशर, वॉल इज मूविंग टूवर्ड्स द सॉइल, जब वॉल जो रिटेनिंग वॉल होती है वो बैकफिल की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। नाउ फर्स्ट केस अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, जैसा कि मैंने बताया जो वॉल है रिजिड है और कोई भी मूवमेंट नहीं है, जो स्ट्रेन होगा वो एक्स डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, राइट। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में। हमको स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है इन एक्स डायरेक्शन के लिए, क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई इक्वल्स टू 0। नाउ अब एक टर्म्स एक्स का लिख दो, एक टर्म जेड का लिख दो, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा एक्स इक्वल्स टू म्यू बाय 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड। यहाँ से सिग्मा एक्स बाय सिग्मा जेड जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में K0 किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू के। यहाँ पे म्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा एच बाय सिग्मा बी, स्ट्रेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय स्ट्रेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ अब हमारे को अगर रिजल्टेंट देखना है कि कितना फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा रेस्ट के कंडीशन में, रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया। और एवरेज जब हमको निकालना रहता है वो हम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2।
सो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस एक्ट करेगा बेस में वो हो जाएगा K0 इंटू गामा इंटू एच, ये हो जाएगा K0 गामा एच प्लस टॉप में कितना स्ट्रेस है 0 प्लस 0/2 इंटू एरिया, हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल क्या है h इंटू 1। सो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स हाफ ऑफ K0 इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर, जहाँ पे h जो है वो हाइट है रिटेनिंग वॉल की और गामा जो है वो यूनिट वेट है सॉइल का। नाउ अगर आपके पास सैंड गिवन है सो K0 हो जाएगा 1 माइनस साइन फाई के, और फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल K0 की वैल्यू हो जाएगी K0 एट नॉर्मली कंसोलिडेटेड इंटू रूट ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। नाउ जो अभी मैंने आपको बताया उसको अगर आप डायग्रामेटिकली देखेंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर, वॉल जो है वो बैकफिल से दूर जा रही है, ये आपकी रिटेनिंग वॉल हो गई h हाइट की। सो यहाँ देखिए जब ये वॉल जो है यहाँ बैकफिल से दूर जाएगी सो उसका मूवमेंट इस तरफ होगा, ठीक। सो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो सॉइल है वो इधर आएगा। नाउ जो नीचे का जो सॉइल है वो इसको ऊपर लाने की कोशिश करेगा, वो ऊपर आएगा। सो सॉइल जो रेजिस्टेंस देगा वो ऊपर की तरफ देगा, और जो फेलियर है वो इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा आपका फेलियर वेज, राइट। नाउ यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 45 प्लस 5/2, ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। नाउ यहाँ पे देखिए अगर एक हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं सॉइल मास, इसको हम 1 डिनोट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है वो बढ़ेगा कि वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ेगा। सो देखिए यहाँ से जो सॉइल मास है वो यहाँ आ रहा है, सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। सो ये जो वर्टिकल स्ट्रेस होगा ये आपका यहाँ पे मेजर स्ट्रेस होगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो डेरिवेशन करेंगे उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट होगा सिग्मा 1 और सिग्मा 3 लेने के लिए। सो ये वर्टिकल जो स्ट्रेस होगा एक्टिव केस में ये मेजर स्ट्रेस होगा क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ा रहेगा। सो मेजर स्ट्रेस को हम सिग्मा 1 लेते हैं। सो यहाँ पे जो सिग्मा वर्टिकल है वो सिग्मा 1 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल जैसे सॉइल यहाँ बाहर आएगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कम हो जाएगा। सो सिग्मा एच जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है जो कि माइनर स्ट्रेस है यहाँ पे। नाउ अब देखिए पैसिव के केस में जो वॉल है वो बैकफिल की तरफ जाएगी, तो ये आपकी रिटेनिंग वॉल हो गई, ये बैकफिल, ये आपका सॉइल है यहाँ पे। सो ये इधर इसका मूवमेंट होगा, राइट। सो पैसिव अर्थ प्रेशर में जो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, वॉल क्योंकि इधर आ रही है तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, सो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस यहाँ पे मेजर स्ट्रेस होगा और जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो माइनर स्ट्रेस होगा। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा किसके इक्वल होगा 45 माइनस 5/2 के। नाउ यहाँ पे हमने सेम एलिमेंट कंसिडर करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर में देखो कोई भी मूवमेंट नहीं है, सो ये यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। नाउ जब वॉल का मूवमेंट टुवर्ड्स द सॉइल होगा वो क्या होगा, पैसिव अर्थ प्रेशर। नाउ वॉल का मूवमेंट अगर सॉइल से अवे होगा सो वो क्या होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर। सो इन तीनों का ये रिलेशन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे छोटा होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, देन एट रेस्ट कंडीशन, देन एट पैसिव प्रेशर कंडीशन। नाउ एक थ्योरी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जिससे हम बहुत सारे केसेस स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन। इस रेनकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी ने कुछ एजम्पशंस लिए हैं। वो एजम्पशंस हैं कि सॉइल होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, ड्राई है और कोहेशन लेस है। कोहेशन लेस मतलब सी यहाँ पे 0 है, मतलब कि ये सैंडी सॉइल के लिए इन्होंने ये कंसिडर किया है। बैकफिल सॉइल इज हॉरिजॉन्टल, बैकफिल जो होता है जो सॉइल का मास है पीछे उसको इन्होंने हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया है। रिटेनिंग वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ, जो वॉल है उसको स्मूथ माना गया है, मीन्स फ्रिक्शन नहीं है उसमें। नेक्स्ट, सॉइल इज इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, सॉइल को हमने प्लास्टिक इक्विलिब्रियम के केस में कंसिडर किया है। सबसे पहले हम कोहेशन लेस सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको रेनकाइन थ्योरी बताई है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट केस है हमारे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर कोहेशन लेस सॉइल। अभी मैं आपको कोफिशिएंट्स बताऊंगी के और केपी के बारे में। पहला केस कोहेशन लेस सॉइल का है। सो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हमने एक सॉइल का एलिमेंट लिया है, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, ये वर्टिकल स्ट्रेस है। वर्टिकल स्ट्रेस इसमें बढ़ जाता है, सो ये सिग्मा 1 हो गया, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा 2 हो गया, माइनर स्ट्रेस। वो किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू सिग्मा बी के। नाउ फॉर्मूला पढ़ा है हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 tan² 45 प्लस 5/2 प्लस 2c
tan 45 प्लस 5/2। नाउ कोहेशन लेस सॉइल जब है तो C 0 हो जाएगा, तो ये टर्म को 0 कर दो। सो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा V इक्वल्स टू सिग्मा H tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। नाउ सिग्मा H बाय सिग्मा V कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, Ka इक्वल्स टू सिग्मा H बाय सिग्मा V विच इज इक्वल्स टू 1 बाय tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस साइन 5 बाय 1 प्लस साइन 5। सो Ka किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन 5 बाय 1 प्लस साइन 5, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर कोहेशन लेस सॉइल। नेक्स्ट केस, पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर कोहेशन लेस सॉइल। यहाँ पे देखिए सिग्मा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ सिग्मा वर्टिकल है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो इसको हम सिग्मा 1 लेते हैं, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस कम हो जाएगा तो इसको हम सिग्मा 2 लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। यहाँ पे हम कोहेशन लेस सॉइल की बात कर रहे हैं तो इसको हम 0 कर देंगे। सो ये हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा H के इक्वल हो गया, सिग्मा 2 सिग्मा वर्टिकल के tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। नाउ पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट हो जाएगा सिग्मा H बाय सिग्मा V के विच इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 which is equals to 1 plus sin 5 by 1 minus sin 5. So passive earth pressure coefficient किसके इक्वल हो जाएगा? 1 plus sin 5 by 1 minus sin 5. नाउ अब यहाँ से आप देख सकते हैं Ka और Kp को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इनटू कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर 1 के इक्वल होता है। नाउ एग्जाम में किस तरीके को क्वेश्चंस आते हैं अर्थ प्रेशर से, सो उसके मैंने यहाँ पे केसेस बताए हैं आपको। अगर आप ये केस को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं सो इससे आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे पहला केस है अर्थ प्रेशर अगर सॉइल हमारे पास ड्राई है, ड्राई सॉइल की बात कर रहे हैं हम, सो इसको हम गामा डी भी बोल सकते हैं या आप इसको गामा भी लिख सकते हैं, ड्राई सॉइल है। नाउ ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये आपकी रिटेनिंग वॉल हो गई, इसकी हाइट h है। नाउ इस ए पॉइंट में देखिए जो वर्टिकल स्ट्रेस है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 के। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या होगा? K इंटू सिग्मा वी के। हमको पता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? 0 के, क्योंकि सिग्मा वी 0 है, सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस 0 हो जाएगा। नाउ अब बी पॉइंट, जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे सो सिग्मा वी किसके इक्वल हो जाएगा? गामा इंटू एच। ये आपका गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। नाउ सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा? Ka इंटू सिग्मा वी के, और सिग्मा वी किसके इक्वल है? गामा इंटू एच। सो सिग्मा एच आ जाएगा Ka इंटू गामा इंटू एच। ये हो गया Ka इंटू गामा इंटू एच। ये आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमने ये अभी बताया कि ए और बी पॉइंट में क्या क्या प्रेशर एक्ट करेगा। सो ये होता है इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ड्राई सॉइल के केस में। अब हमको अगर फोर्स पूछेगा, नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। नाउ इसका जब हम एरिया लेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये ट्रायंगुलर पोर्शन है। सो जब नेट फोर्स की बात करेंगे वो हो जाएगा Fa इक्वल्स टू हाफ ऑफ Ka इंटू गामा डी, ड्राई सॉइल है तो, या आप इसको गामा भी बोल सकते हैं, इंटू एच हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल इंटू एच इंटू 1। ये एक्ट करेगा h/3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। इस वॉल से h/3 डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि ट्रायंगुलर का सेंट्रॉइड जो होता है वो बेस से h/3 डिस्टेंस पे होगा। और अगर यहाँ से हम बात करेंगे सो ये हो जाएगा 2h/3। जनरली हम बेस से कंसिडर करते हैं। सो ये जो रिजल्टेंट है ये एक्ट करेगा h/3 फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। सेकेंड केस, बैकफिल इज सब्जेक्टेड टू सरचार्ज। जब ये आपका सॉइल मास जो है इसके ऊपर एक सरचार्ज, एक एक्स्ट्रा जब लोड एक्ट करेगा ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तब क्या केस होगा? यहाँ पे हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया। ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। नाउ एट ए में क्या हो जाएगा? वर्टिकल स्ट्रेस। यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस क्या है? सरचार्ज है। सो ये हो जाएगा क्यू के इक्वल। सिग्मा वर्टिकल किसके इक्वल हो जाएगा? Ka इंटू सिग्मा वी के। सो ये हो जाएगा Ka इंटू क्यू के। नाउ अब हम बी पॉइंट की जब बात करेंगे सो वर्टिकल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा? एक तो सरचार्ज जो एक्ट कर रहा है उसके, प्लस गामा इंटू एच, गामा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, और एच जो है वो हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल है। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा? Ka इंटू सिग्मा वी के।
नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू क्यू प्लस के इंटू गामा एच इस बी पॉइंट में। नाउ अब इस प्रेशर डायग्राम को हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ये आपका हो गया ए पॉइंट में के इंटू क्यू, बी पॉइंट में हो गया के इंटू क्यू प्लस के ए इंटू गामा एच, ये हो गया आपका के इंटू गामा एच, यह हो गया। नाउ अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये दो पोर्शन हो गए, एक है रेक्टेंगल एक है ट्रायंगुलर। जब इसका रिजल्टेंट पूछेगा आपको वो किसके इक्वल हो जाएगा, पहला जो रेक्टेंगल में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके प्लस ये जो ट्रायंगल का फोर्स एक्ट कर रहा है उसके, वो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स FA1 प्लस FA2। और FA1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया, ये रेक्टेंगल पोर्शन है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा K इंटू क्यू इंटू H इंटू 1। ये एक्ट करेगा H/2 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, क्योंकि ये रेक्टेंगल है सो हाफ डिस्टेंस में इसका सेंट्रॉइड होगा। नाउ FA2 किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगुलर पोर्शन है क्योंकि ये, सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ K इंटू गामा एच इंटू H इंटू 1। ये एक्ट करेगा Z2 डिस्टेंस में, ये Z1 डिस्टेंस हमने इसको लिया है, सो Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, H/3 के। फॉर ट्रायंगुलर पोर्शन सेंट्रॉइड किसके इक्वल होता है, H/3 के। ना रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, FA1 प्लस FA2 के। ना अब ये रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, अगर वो पूछता है तो वो सेंट्रॉइड हम Z बार कैसे निकालेंगे, FA1 इंटू Z1 प्लस FA2 इंटू Z2 बाय टोटल फोर्स FA। इसको आप अलग अलग निकाल लीजिए, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सो ये आ जाएगा सेंट्रॉइड कहाँ पे ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। नेक्स्ट केस 3, व्हेन बैकफिल इज सबमर्ज्ड। जब बैकफिल, जब सॉइल मास है, जब सबमर्ज्ड रहेगा मींस वाटर टेबल आपका ग्राउंड लेवल में रहेगा, तब क्या हो जाएगा, एक ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो यूनिट वेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सैचुरेटेड के, क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल है, पानी है, तो जो यूनिट वेट होगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा। नाउ अब ए पॉइंट में क्या हो जाएगा, जो प्रेशर होगा वर्टिकल प्रेशर तो जीरो हो जाएगा। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल होगा, के इंटू सिग्मा वी के। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेस जीरो है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी जीरो हो गया। नाउ अब हम बी पॉइंट की जब बात करेंगे, सो यहाँ पे जो सिग्मा होगा, स्ट्रेस जो एक्ट करेगा वो हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इंटू एच के। नाउ जो कि यहाँ वाटर टेबल है तो यहाँ पोर वाटर प्रेशर भी एक्ट करेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू एच, हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड इंटू एच, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस के। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू सिग्मा वी प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू गामा सबमर्ज्ड इंटू एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। नाउ अब देखिए, पहला तो हमने बैकफिल का जो प्रेशर होगा, सेकेंड हम वाटर का बना लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो देखिए ये भी ट्रायंगुलर हो गया, ये भी ट्रायंगुलर हो गया, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो PA1 हो जाएगा जो कि Z1 हाइट पे एक्ट करेगा, और ये जो है ट्रायंगुलर पोर्शन, इसका जो बेस है वो गामा डब्ल्यू इंटू एच हो जाएगा, ये एक्ट करेगा Z2 डिस्टेंस पे। नाउ यहाँ पे जो फोर्स है PA1 किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू गामा समर्ज्ड इंटू एच बाई 2 इंटू एच इंटू 1 के। नाउ ये जो Z1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z/3 डिस्टेंस। वैसे ही वाटर का जब हम निकालेंगे वो हो जाएगा PA2 इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू H/2 इंटू एच इंटू 1, ये एक्ट करेगा H/3 डिस्टेंस पे। नाउ जब टोटल फोर्स हमको पूछेगा, सो जो टोटल प्रेशर एक्ट करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, PA1 प्लस PA2 के। नाउ ये कहाँ एक्ट करेगा, Z/3 डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट केस है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सॉइल का। जब हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल की, डिफरेंट टाइप का सॉइल है डिफरेंट लेयर में, तब क्या कंडीशन अराइज होगा। सो ये मान लेते हैं ये आपकी रिटेनिंग वॉल है, H1 हाइट पे एक दूसरा सॉइल है, H2 हाइट पे दूसरा टाइप का सॉइल है। फर्स्ट टाइप का जो सॉइल है उसका K1 कोफिशिएंट है यहाँ पे, और सेकेंड जो सॉइल है उसका हम कोफिशिएंट मान लेते हैं Ka2 है। ये phi1 गामा 1 का सॉइल है, ये phi2 गामा 2 का सॉइल है। हम यहाँ 3 पॉइंट्स ले लेते हैं A B C। नाउ एट ए पॉइंट में आप देख सकते हैं वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पे 0 है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी यहाँ 0 हो जाएगा। नाउ अब जब हम बी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वर्टिकल स्ट्रेस वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा 1 इंटू H1 के। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो होगा वो दो टाइप का होगा, एक इसके जस्ट ऊपर, एक इसके जस्ट नीचे।
जब हम जस्ट अबव की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हो जाएगा KA1 इंटू सिग्मा वी, और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जस्ट बिलो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा KA2 इंटू सिग्मा वी। ना सिग्मा वी को पुट कर दूं, सिग्मा एच हो जाएगा KA1 इंटू गामा 1 इंटू H1। नाउ जस्ट बिलो हो जाएगा KA2 इंटू गामा 1 इंटू H1। नाउ अब जब हम C पॉइंट लेंगे सो एट C में वर्टिकल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा गामा 1 इंटू H1, इस हाइट और इस यूनिट वेट का सॉइल है, प्लस इस हाइट और इस यूनिट वेट का सॉइल है, तो ये हो जाएगा गामा 2 इंटू H2। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा KA2 इंटू गामा 1 इंटू H1 प्लस गामा 2 इंटू H2। नाउ अब इसका हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना देंगे, जो अभी मैंने आपको बताया है सेम उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ABC पॉइंट है, यहाँ पे दोनों स्ट्रेस जीरो है तो ये जीरो हो गया। B पॉइंट में दो स्ट्रेस हैं, एक है Ka गामा 1 H1 का और एक है Ka2 गामा 1 H1 का। सो ये हो गया आपका Ka1 गामा 1 H1, ये है Ka2 गामा 1 H। हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि Ka2 बड़ा है, अगर ये छोटा होगा तो ये पीछे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, नाउ अब ये जो C पॉइंट है यहाँ पे क्या आ गई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस Ka2 गामा 1 H1 प्लस Ka2 गामा 2 H2, ये हो गया तीसरा पॉइंट। नाउ अब आप यहाँ देख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट ले लेंगे। सो ये हो गया पहला पार्ट ट्राइंगल का, सेकेंड हो गया ये आपका रेक्टेंगल, थर्ड हो गया ये आपका ट्राइंगल। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो PA1 हो गया, यहाँ से जो फोर्स आएगा वो PA2 हो गया, यहाँ से जो फोर्स आएगा वो PA3 हो गया, ये H1 डिस्टेंस में हो गया, ये H2 डिस्टेंस में हो गया, ये H3 डिस्टेंस में हो गया। फर्स्टली PA1 किसके इक्वल हो जाएगा इसका एरिया, सो हाफ ऑफ Ka1 इंटू गामा 1 इंटू H1 इंटू H1 इंटू 1, ये आपकी हाइट H1 है, यहाँ देख सकते हैं आप, राइट। नाउ ये एक्ट करेगा Z1 जो है, इसका जो रिजल्टेंट है एक्ट करेगा Z2, ये Z2 प्लस H1/3 डिस्टेंस पे। नाउ अब ऐसे ही हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्शन का PA2 फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो कि ये रेक्टेंगल है, सो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ के, ये हो जाएगा Ka2 इंटू गामा 1 इंटू H1 इंटू ये हाइट है आपकी H2 इंटू 1 के। नाउ Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये आपका एक्ट करेगा Z2/2 डिस्टेंस पे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड उसके हाफ इस डिस्टेंस पे होता है। नाउ अब हम PA3 फाइंड करेंगे, ये देखिए ये ट्रायंगुलर पोर्शन है, सो इसका PA3 किसके इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ Ka2 गामा 2 इंटू H2 इंटू 1। नाउ ये जो फोर्स है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, Z2/3 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल के एक्ट करेगा, सो ये हो जाएगा Z3 इक्वल्स टू H2/3। नाउ टोटल जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा PA1 प्लस PA2 प्लस PA3, और कहाँ एक्ट करेगा Z डिस्टेंस पे, जो कि हो जाएगा PA1 इंटू Z1 प्लस PA2 इंटू Z2 प्लस PA3 इंटू Z3 बाय टोटल फोर्स विच इज PA। नाउ इसमें मैं जितने पॉइंट्स बताऊंगी आपको वो ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 5, व्हेन बैकफिल इज इंक्लाइंड, जब आपका सॉइल है जो पीछे जो सॉइल होगा वो इंक्लाइंड होगा बीटा एंगल पे, सो ये हो जाएगा आपका बीटा एंगल इंक्लाइंड है जब आपका सॉइल, ये आपकी हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल है H, ये यूनिट वेट है सॉइल का गामा, सो ये हो गया आपका बैकफिल जब इंक्लाइंड हो जाएगा, सो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इंक्लाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आएंगे K और Kp, उसका एक फॉर्मूला है, वो किसके इक्वल है, K इक्वल्स टू कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस रूट ओवर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बाय कॉस बीटा प्लस रूट ओवर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव के, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। नाउ Kp कोफिशिएंट एट पैसिव कंडीशन में हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस रूट ओवर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बाय कॉस बीटा माइनस रूट ओवर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। नाउ यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो PA किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू गामा इंटू H/2 इंटू H इंटू 1 इंटू कॉस बीटा, क्योंकि ये इंक्लिनेशन एंगल में है, सो इसका कंपोनेंट यहाँ से कॉस बीटा हो जाएगा। सो ये जो PA फोर्स है वो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। एक्टिव केस है ये आप फाइंड करेंगे, पैसिव केस है तो ये फाइंड करेंगे, देन उसका आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेंगे। नाउ हमारे पास दो छोटे छोटे केस और हैं।
जो सिक्स्थ केस है, जब वॉल आपका इंक्लाइंड है, जब रिटेनिंग वॉल आपका इंक्लाइंड है, तब क्या केस हो जाएगा, ये वॉल का वेट हो गया, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। सो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट करेगा वो पीए के इक्वल हो जाएगा सॉइल का। सो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा रूट ओवर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस पीए का स्क्वायर। ये किस एंगल में एक्ट करेगा, अल्फा एंगल पे, वो हो जाएगा tan इनवर्स डब्ल्यू बाय पीए। नाउ लास्ट केस, व्हेन बोथ बैकफिल एंड वॉल इज इंक्लाइंड, जब आपका सॉइल भी इंक्लाइंड है और रिटेनिंग वॉल भी इंक्लाइंड है। ये आपका सॉइल इंक्लाइंड है बीटा एंगल से, ये आपका बैकफिल इंक्लाइंड है। सो ये वेट है आपका बैकफिल का W। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये रिजल्टेंट फोर्स PR हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करें, एक है W प्लस PA साइन बीटा, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो हो जाएगा आपका PA इंटू कॉस बीटा। नाउ इसका जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PR इक्वल्स टू रूट ओवर PA कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट W प्लस PA साइन बीटा का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट कहाँ ऐड करेगा, अल्फा एंगल पे, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स W प्लस PA साइन बीटा बाय PA इंटू कॉस बीटा। नाउ अभी तक जो मैंने आपको केसेस बताए वो कोहेशन लेस सॉइल के लिए था। नाउ अब हमारे को कोहेसिव सॉइल की जब हम बात करेंगे, सो क्या होगा, ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड की गई थी बेल के द्वारा। ठीक, जो रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी थी वो कोहेशन लेस सॉइल के लिए थी, वो कैरी फॉरवर्ड की गई, मीन्स आगे बढ़ाई गई बेल के द्वारा कोहेसिव सॉइल के लिए, मतलब C5 सॉइल के लिए। अब यहाँ पे जब भी कोहेशन एक्ट करता है तो आपका जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो कम हो जाता है और पैसिव अर्थ प्रेशर बढ़ जाता है। ये मैं आपको समझाने वाली हूँ कैसे ये होता है। पहले आप देख लीजिए फॉर एक्टिव केस। एक्टिव केस का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। नाउ यहाँ पे हम ये बोलते हैं सिग्मा 1 सिग्मा v के इक्वल है, सिग्मा 2 सिग्मा h के इक्वल है, और k जो है वो 1 बाय tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 के इक्वल है। नाउ जब हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो ये हो जाएगा सिग्मा h इक्वल्स टू सिग्मा v बाय tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 माइनस 2c बाय tan 45 प्लस 5/2। नाउ अब इसको यहाँ पे आप पुट कर दो ka को, ये हो जाएगा सिग्मा h इक्वल्स टू ka इंटू सिग्मा v माइनस 2c रूट ka। तो आप ये देख सकते हैं ये माइनस है यहाँ पे। सो ड्यू टू कोहेशन एक्टिव प्रेशर यहाँ पे जो होगा वो कम हो गया, यहाँ पे माइनस है कोहेशन की वजह से। ना जब आप पैसिव कंडीशन लेंगे सो सिग्मा 1 सिग्मा h के इक्वल होगा और सिग्मा 2 सिग्मा v के kp होता है tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 के इक्वल। ना इसको हम पुट कर देंगे यहाँ, सिग्मा h हो जाएगा सिग्मा v tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हो जाएगा kp इंटू सिग्मा v प्लस 2c रूट kp। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोहेशन की वजह से जो पैसिव अर्थ प्रेशर है वो बढ़ गया, यहाँ ये प्लस है। सो ये जो स्ट्रेस है बढ़ जाता है पैसिव के केस में। नाउ जब हम डायग्राम बनाएंगे अर्थ प्रेशर फोर्स का कोहेशन सॉइल में, सो यहाँ पे दो केस हैं। फर्स्ट है आपका एक्टिव स्टेज, सेकंड है आपका पैसिव स्टेज। फर्स्ट केस में आप देखिए ये आपका रिटेनिंग वॉल है h हाइट की, यूनिट वेट सॉइल का गामा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम ए पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस 0 हो गया और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, ka इंटू सिग्मा v माइनस 2c रूट ka। कोहेशन सॉइल का है सो ये फॉर्मूला हो गया ना। ये जब 0 हो जाएगा सो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा h इक्वल्स टू माइनस 2c रूट ka। सिंस ये वैल्यू नेगेटिव है सो हम इस सॉइल के केस में नेगेटिव को टेंशन मानते हैं और पॉजिटिव को कंप्रेशन में मानते हैं। सो देखिए ये जो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है ये टेंशन के फॉर्म में आ गया, सो ये नेगेटिव साइड हो गया। ठीक ना, अब बी पॉइंट की जब हम बात करेंगे सो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, गामा इंटू एच के। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू सिग्मा वी माइनस 2c रूट के। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हो जाएगा के इंटू गामा एच माइनस 2c रूट के। सो देखिए मान लेते हैं ये कंप्रेशन है, यहाँ पे देखिए एक सी पॉइंट आएगा जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस 0 हो जाता है यहाँ पे। सो ये जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस 0 होगा सो इसमें जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की इक्वेशन होगी पहले तो वो देखिए क्या होगी, ये के इंटू गामा इंटू जेड नॉट, ये आपका जेड नॉट हो गया माइनस 2c रूट के, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। सो यहाँ से z0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c रूट के ए बाय के ए इंटू गामा। यहाँ से z0 आ जाएगा 2c बाय गामा इंटू रूट के ए।
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस 0 होगा Z0 डेप्थ पे। सो यहाँ पे जब आप देख सकते हैं ये Z0 जब हम यहाँ लेंगे सो ये हो जाएगा Z0। सो इस पोर्शन और इस पोर्शन में मीन्स 2 टाइम्स ऑफ Z0 में क्या हो जाएगा, जो टोटल स्ट्रेस होगा वो 0 हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस के फॉर्म में है, जब हम इससे नीचे आएंगे तो ये प्लस के तरफ सॉइल आ रहा है, सो ये हो गया माइनस ऑफ प्लस 0 हो जाएगा। सो जो टोटल हाइट होगी मीन्स 2Z0 जहाँ पे कोई भी स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा टेंशन क्रैक का, ये हो जाएगा 2Z0। यहाँ पे जो क्रिटिकल हाइट होती है वो होती है 2Z0 के इक्वल, इसको हम क्रिटिकल हाइट बोलते हैं या डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट भी बोलते हैं। इस हाइट में आपको कोई भी रिटेनिंग वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो टेंशन और कंप्रेशन में दोनों मिलके 0 के इक्वल हो जाते हैं। सो इस हाइट पे आपको कोई भी रिटेनिंग वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट। नाउ अब हमारा पैसिव केस बच गया, पैसिव अर्थ प्रेशर फोर्स फॉर कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल में पैसिव अर्थ प्रेशर का केस लेंगे हम। ये आपकी रिटेनिंग वॉल हो गई, ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल है गामा, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। यहाँ पे ए पे वर्टिकल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, Kp इंटू सिग्मा वी प्लस 2c रूट Kp। नाउ अब यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस 0 है, सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हो जाएगा 2c इंटू रूट Kp। ये हो गया आपका 2c रूट Kp, ये पॉजिटिव है मीन्स कंप्रेशन ही है। नाउ अब बी पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, गामा इंटू एच के। नाउ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू गामा एच प्लस 2c रूट Kp। नाउ अब आप देख सकते हैं पैसिव के केस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आई, मीन्स पैसिव के केस में टेंशन कंडीशन अराइज नहीं होती। जो टेंशन क्रैक की कंडीशन अराइज होती है वो एक्टिव के केस में होती है, जो कि कोहेसिव सॉइल में होती है। सबसे पहली चीज फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर का वो हिस्सा होता है जो ग्राउंड से स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है, और फाउंडेशन क्या करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वेट ऑफ द स्ट्रक्चर को ग्राउंड में। नींव होती है, फाउंडेशन क्या होती है, किसी भी स्ट्रक्चर की नींव होती है। अगर स्ट्रक्चर को हमको मजबूत बनाना है तो उसके फाउंडेशन को हमको मजबूत बनाना पड़ता है। नाउ फाउंडेशंस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है शैलो फाउंडेशन और एक होता है डीप फाउंडेशन। नाउ शैलो फाउंडेशन क्या होता है, जब डेप्थ ऑफ द फुटिंग लेस होती है विड्थ ऑफ द फुटिंग के। ये आपकी फुटिंग है, इसकी डेप्थ है DF और विड्थ है B। जब डेप्थ कम रहेगी मीन्स छोटी डेप्थ की फाउंडेशन रहेगी तो वो होती है शैलो फाउंडेशन, और जब डेप्थ बड़ा होता है वो होता है डीप फाउंडेशन। नाउ शैलो फाउंडेशन कब बनाया जाता है, जब हमारे को कम वजन का स्ट्रक्चर का वेट लेना रहता है। जब हमको एक लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाना रहता है तब हम बनाते हैं शैलो फाउंडेशन। और जब हमारी जो नीचे की सॉइल होती है उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है तो हम यूज़ करते हैं शैलो फाउंडेशन। फॉर 2 पर्पस के लिए हम शैलो फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। पहला, जब हमारे को वेट जो स्ट्रक्चर का है वो कम है, और सेकेंड, जब हमारी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है तब हम शैलो फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डीप फाउंडेशन। जब डेप्थ ऑफ द फुटिंग बड़ी होती है विड्थ ऑफ द फुटिंग के तब हम डीप फाउंडेशन बनाते हैं। डीप फाउंडेशन तब बनाया जाता है जब सॉइल का जो सरफेस है वो वीक होता है, मीन्स कमज़ोर सॉइल होता है, और जब हमको लोड कैरी करना जो है स्ट्रक्चर का वो हैवी होता है तब हम डीप फाउंडेशन बनाते हैं। डीप फाउंडेशन कब बनाया जाता है, फर्स्ट जब हमारा जो सॉइल है वो वीक है, कमज़ोर है, और जो हमको लोड कैरी करना है ऊपर से स्ट्रक्चर का वो ज़्यादा है, तब हम डीप फाउंडेशन बनाते हैं। नाउ शैलो फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग। ये जो फुटिंग होती है आइसोलेटेड फुटिंग जनरली यूज होती है कॉलम के नीचे, ठीक जैसे टर्म से लिखा है आइसोलेटेड मीन्स अलग अलग कॉलम की अलग अलग हम जब फुटिंग बनाते हैं वो होती है स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग। नाउ स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग एक स्ट्रिप के फॉर्म में होती है, जब लेंथ बड़ी होती है विड्थ से तब हम स्ट्रिप फुटिंग बनाते हैं। ये वॉल को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है, स्ट्रिप एज अ स्ट्रिप के फॉर्म में रहती है ये। सो ये यूज की जाती है वॉल को सपोर्ट करने के लिए। कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग यूज की जाती है 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, जब हमारे पास स्पेस की लिमिटेशंस होती है। ये रेक्टेंगल भी हो सकती है और ट्रेपेजॉइडल भी हो सकती है।
कंबाइंड फुटिंग में जब दो कॉलम को हम जब कनेक्ट करते हैं, जब दोनों के लोड इक्वल होते हैं, तब हम रेक्टेंगुलर शेप की फुटिंग लेते हैं। नाउ जब अगर लोड अनइक्वल होते हैं तब हम ट्रेपेजॉइडल शेप लेते हैं। हम इस तरीके से लेते हैं। ये जब आपके पास जो लोड आएगा कॉलम का इक्वल होगा, ये Q1 और ये Q1 इक्वल है, तब आप रेक्टेंगुलर फुटिंग बनाएंगे। और जब लोड अनइक्वल है और आपके पास स्पेस लिमिटेशन है और इसको आपको इकोनॉमिकल बनाना है, तब आप क्या करेंगे, ट्रेपेजॉइडल शेप की कंबाइंड फुटिंग बनाएंगे। ये होती है ट्रेपेजॉइडल शेप की कंबाइंड फुटिंग, जब ये लोड Q1 और Q2 अलग अलग हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग में हम क्या करते हैं, जो दो अलग अलग कॉलम रहते हैं, इनके फुटिंग को हम आपस में एक बीम के द्वारा कनेक्ट करते हैं, जो कि स्ट्रैप बीम होती है। ये होती है आपकी स्ट्रैप बीम। जनरली ये तभी बनाया जाता है जब हमको डिफरेंशियल सेटलमेंट को प्रिवेंट करना रहता है। मीन्स ये कहीं ज़्यादा ना सेटल हो जाए या ये कहीं ज़्यादा ना सेटल हो जाए, इसीलिए हम बीच में एक स्ट्रैप के फॉर्म में बीम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो डिफरेंशियल सेटलमेंट है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। ये होती है आपकी स्ट्रैप बीम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास मैट और रैफ्ट फुटिंग। जब हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और उनको हमको फुटिंग्स बनाना रहता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे से एक साथ डायरेक्ट एक बेस बना देते हैं फुटिंग का, और उसके ऊपर हमको जितनी भी कॉलम्स बनानी रहती है हम बनाते हैं। ये क्यों किया जाता है, ताकि ये इकोनॉमिकल हो और एरिया भी कम यूज हो, इसीलिए हम सब कॉलम का एक साथ फुटिंग बना देते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है पाइल्स, सेकेंड है पियर्स, थर्ड है केसन्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पाइल फाउंडेशन है, सो अभी हम सिर्फ पाइल फाउंडेशन ही पढ़ेंगे। नाउ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमको पता होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल्स में हमेशा काम आते हैं और कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। फर्स्ट है हमारे पास ग्रॉस प्रेशर। ग्रॉस प्रेशर वो प्रेशर होता है जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी बेस ऑफ द फुटिंग के। मीन्स अगर आपकी फुटिंग बनी हुई है, ये आपकी फुटिंग है, यहाँ पे क्या है, सॉइल का एक वेट आएगा, सॉइल का सेल्फ वेट, ये है वेट ऑफ द फुटिंग, सेल्फ वेट जो फुटिंग की है यहाँ पे, ठीक, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। ये सॉइल का सेल्फ वेट है, ये वाला सॉइल का है, राइट। और तीसरा वेट होता है लोड का, जो लोड आपका स्ट्रक्चर की वजह से आता है, ठीक। यहाँ पे इन तीनों का जब हम सम लेते हैं वो होता है ग्रॉस प्रेशर के। मीन्स जो टोटल प्रेशर आता है किसी भी बेस ऑफ द फुटिंग में वो होता है ग्रॉस प्रेशर। नेक्स्ट, नेट प्रेशर इंटेंसिटी। नेट प्रेशर मतलब जो हमने एक्स्ट्रा लोड कितना लगाया है वो होता है नेट प्रेशर इंटेंसिटी। मीन्स यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा क्या क्या लगा है, एक तो फुटिंग आई है और एक जो लोड का स्ट्रक्चर है। मीन्स जो सॉइल है, सॉइल तो पहले से ही है, सो इसको जब हम माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास नेट प्रेशर इंटेंसिटी। मीन्स सॉइल के वेट को हमको माइनस करना है। नेट प्रेशर इंटेंसिटी होती है ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी माइनस ऑफ गामा इंटू डीएफ। गामा जो है वो यूनिट वेट है सॉइल का और डीएफ जो है वो डेप्थ ऑफ द फुटिंग है। मीन्स हमने जो सॉइल का जो वेट है उसको हटा दिया है, जो हमने एक्स्ट्रा लोड लगाया है वही होता है हमारा नेट प्रेशर इंटेंसिटी। जो पहले से प्रेजेंट है उसको हम नहीं कंसिडर करते हैं नेट प्रेशर इंटेंसिटी में। मीन्स जो एक्स्ट्रा लोड हमने लगाया है वो होता है नेट प्रेशर इंटेंसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इसको हम QU लिखते हैं। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी होती है सॉइल की, जो कि सॉइल सपोर्ट कर सकता है बिना फेल हुए शियर के, वो होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। मीन्स मैक्सिमम जो ग्रॉस प्रेशर एक सॉइल ले सकता है, एक सॉइल सपोर्ट कर सकता है बिना फेल हुए शियर में, उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इसको हम QNU लिखते हैं। वो होता है Q अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डीएफ। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम नेट प्रेशर होता है जो कि एक सॉइल सपोर्ट कर सकता है बिना फेल हुए शियर में। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी at the base of the foundation that the soil can support before failing in shear. Next, net safe bearing capacity, इसको हम लिखते हैं QNS से, ये होता है QNU by factor of safety। हम यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि सॉइल कितना लोड कैरी कर सकता है,
इसीलिए नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि जब भी हम डिजाइन करते हैं यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही डिजाइन करते हैं ताकि हम जो कैपेसिटी दें वो एक्स्ट्रा दे पाएं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये डिनोट किया जाता है QS से। QS किसके इक्वल होता है, QNS प्लस गामा DF। नाउ अब अगर आपको ये फॉर्मूलेस याद करने में डिफिकल्टी होती है तो मैं आपको एक सिंपल सा चार्ट बता देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, उसमें जब आप सॉइल का वेट को माइनस करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल मीन्स गामा इंटू DF, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग को जब आप माइनस करेंगे वो आ जाएगा आपका नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। QU आपको है आपके पास, नेट अल्टीमेट हो जाएगा QU माइनस गामा DF। नाउ जब नेट अल्टीमेट को आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे सो वो आ जाएगा आपका नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये हो जाएगा QNU बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी के। नाउ जब आपके पास नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी उसमें आप गामा DF को ऐड कर देंगे सो आपके पास आ जाएगा सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस गामा DF। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज गामा और DF इज डेप्थ ऑफ द फुटिंग। नाउ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड के 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट है प्रेंडल, सेकेंड है रेनकाइंस मेथड, थर्ड है तेरजाही मेथड, फोर्थ है स्किम्पटन्स मेथड, फिफ्थ है मेरॉफ्स मेथड। सो ये पांचों मेथड यूज किए जाते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए। सेकेंड हमारे पास बिल्डिंग कोड, जब हम IS कोड यूज करते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए। थर्ड फील्ड टेस्ट मेथड, फील्ड में भी कुछ टेस्ट होते हैं ताकि हम उसके अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड कर सकें। फर्स्ट है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT, सेकेंड है प्लेट लोड टेस्ट, थर्ड है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। नाउ जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि सॉइल को फेल नहीं होना चाहिए शियर में, ठीक, तो हमारे पास फेलियर होते हैं 3 टाइप्स के, टाइप्स ऑफ फेलियर। फर्स्ट है जनरल शियर फेलियर, सेकेंड है लोकल शियर फेलियर, थर्ड है पंचिंग शियर फेलियर। नाउ जो जनरल शियर फेलियर होता है मीडियम टू डेंस सैंड में, इसमें हमको बल्जिंग, टिल्टिंग, हीविंग सब दिखाई देती है। मीन्स जो इसमें फेलियर का जो पैटर्न होता है वो एक वेल डिफाइंड होता है। जनरल शियर फेलियर तब होता है जब फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 36 डिग्री होती है। नाउ नेक्स्ट हमारा लोकल शियर फेलियर। लोकल शियर फेलियर होता है लूज सॉइल में जब फाई की वैल्यू लेस देन 28 डिग्री होती है। इसमें सिर्फ हमको थोड़ी सी ही हिविंग दिखाई देती है फाउंडेशन के साइड्स में। और लोकल शियर फेलियर में जो फेलियर होता है वो सडन नहीं होता है, और जनरल शियर फेलियर में जो फेलियर होता है वो सडन होता है, ये एक ब्रिटल टाइप का फेलियर होता है। नाउ पंचिंग शियर फेलियर तब होता है जब हमारे पास डीप फाउंडेशन होती है, और पंचिंग शियर फेलियर में बहुत ज्यादा सेटलमेंट होता है, और इसमें ना तो टिल्टिंग ना तो हीविंग कुछ भी इसमें दिखाई नहीं होता है। नाउ हमारे पास 3 ग्राफ्स हैं स्ट्रेस और सेटलमेंट के, इन तीनों में, जनरल शियर में, लोकल शियर में और पंचिंग शियर फेलियर में। फर्स्ट अगर हमारे पास जनरल शियर फेलियर है सो ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका सेटलमेंट है। सो यहाँ पे जो ब्रिटल फेलियर होता है ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये होता है मीडियम टू डेंस सैंड में। फर्स्ट जनरल शियर। नाउ सेकेंड लोकल शियर फेलियर में क्या होता है, लूज सॉइल होता है। सो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है ये जनरली प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। नाउ थर्ड जब पंचिंग शियर फेलियर होता है तब जो स्ट्रेस सेटलमेंट का ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, इसमें पंचिंग में बहुत ज़्यादा सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तरजाही बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी। इसमें तरजाही ने कुछ एजप्शंस लिए हैं। सो सबसे पहले ये एजप्शंस को आपको याद रखना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है। पहला, फुटिंग जो है वो एक स्ट्रिप फुटिंग है। सेकेंड, जो बेस ऑफ द फुटिंग है वो रफ कंसिडर करेंगे हम। थर्ड, जनरल शियर फेलियर ऑकर्स। मैंने जो अभी फेलियर बताया उसमें जनरल शियर केस को इन्होंने कंसिडर किया है। नेक्स्ट, फुटिंग इज शैलो, फुटिंग को इन्होंने शैलो कंसिडर किया है। नेक्स्ट, ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल, जो ग्राउंड लेवल है उसको इन्होंने हॉरिजॉन्टल माना है। नेक्स्ट, शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड बेस ऑफ द फुटिंग इज नेग्लेक्टेड, जो शेयरिंग रेजिस्टेंस होता है उसको इन्होंने नेग्लेक्ट किया है।
Thus, footing considered as a surface footing with uniform surcharge gamma df at the base of the footing. So यहाँ पे footing के ऊपर जो weight आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा इंटू डी एफ, ये हो जाएगा सरचार्ज के इक्वल. नाउ लोडिंग इज वर्टिकल एंड सिमेट्रिक. जो लोड एक्ट करेगा इसके ऊपर वो एक वर्टिकल होगा और सिमेट्रिक होगा, मीन सेंटर से पास करेगा. नाउ फेलियर जोन इन द सॉइल मास इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन. इन्होंने बताया जो फेलियर होगा सॉइल मास में वो 3 जोन्स में क्लासिफाइड है. एक है जोन 1, एक है जोन 2, एक है जोन 3. यहाँ पे जो जोन 1 है वो एक इलास्टिक जोन है, ये फुटिंग के जस्ट नीचे है. जो जोन 2 है वो रेडियल शियर जोन है, 1 और 3 के बीच में है. और जो जोन 3 है उसको उन्होंने बोला है रेनकाइंस पैसिव जोन. नाउ तरजाही ने अजप्शंस लेने के बाद एक इक्वेशन दी. वो क्या है, तरजाही इक्वेशन फॉर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी. इन्होंने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की एक इक्वेशन दी जो कि फर्स्टली स्ट्रिप फुटिंग के लिए थी. क्यू यू इक्वल्स टू सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, जहाँ पे क्यू यू जो है वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है स्ट्रिप फुटिंग की, और सी एन सी जो है वो इफेक्ट है कोहेशन का, गामा डी एन क्यू इफेक्ट है ओवरबर्डन का, जो ऊपर से जो प्रेशर एक्ट करेगा, बी गामा एन गामा जो है वो इफेक्ट है सॉइल का शियरिंग जोन में. नाउ एन सी एन क्यू एन गामा जो है वो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे फाई पे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे. नाउ जैसा कि तरजाही ने एक इक्वेशन दी जो कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए थी, सो इन्होंने अपनी थ्योरी को मॉडिफाई करके और इक्वेशंस दी. वो क्या है, मॉडिफाई तरजाही थ्योरी सबके लिए है, स्क्वायर, सर्कुलर और रेक्टेंगल फुटिंग के लिए. फर्स्टली स्क्वायर फुटिंग का फॉर्मूला क्या होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए, क्यू यू इक्वल्स टू 1.3 सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा. सेकेंड, फॉर सर्कुलर फुटिंग, अगर फुटिंग सर्कुलर है सो उसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू हो जाएगी 1.3 सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.3 गामा बी एन गामा. नेक्स्ट, फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग, अगर फुटिंग आपकी रेक्टेंगुलर है सो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू इक्वल्स टू 1 प्लस 0.3 बी बाई एल इंटू सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.2 बी बाई एल इंटू गामा बी एन गामा. नाउ इसको आप चेक कर सकते हैं, बी और एल इक्वल हो जाएगा तो वो स्क्वायर फुटिंग हो जाएगी. सो ये फॉर्मूला यहाँ से सेम ये हो जाएगा, 1 प्लस 0.3 हो जाएगा 1.3, ये तो सेम है. और यहाँ पे देखिए b बाई एल इक्वल हो गया तो ये हो गया 0.8 इंटू 0.5, ये हो गया 0.4 गामा बी एन गामा. नाउ तरजाही ने जो इक्वेशंस दी ये इन्होंने अजप्शन लिया था कि जनरल शेयर फेलियर हो रहा है. सो अगर लोकल शेयर फेलियर होगा सो कुछ हमको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे. वो क्या है, पहला तो हम कोहेशन में करेंगे जो कि सी एम इक्वल्स टू 2/3 ऑफ सी और 10 फाई एम इक्वल्स टू 2/3 इंटू 10 फाई, जहाँ पे सी एम जो है वो मॉडिफाइड कोहेशन है और फाई एम जो है वो मॉडिफाइड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है. सो आप ये मॉडिफाइड वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इसको पुट करेंगे अगर लोकल शेयर फेलियर क्वेश्चन में गिवन है. सो इसको आपको मॉडिफाई करके वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, फॉर क्लेई सॉइल, अगर क्लेई सॉइल है तो हमको पता है फाई 0 होता है. सो ये जो पैरामीटर्स हैं आपके, एन फाई किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और एन क्यू किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, एन गामा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, और एन सी हो जाएगा 5.7 के इक्वल. सो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी 5.7 इंटू सी प्लस गामा डी एफ. एन गामा तो 0 है सो वो वाला टर्म 0 हो जाएगा आपका. नाउ नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी एफ. सो जब इस टर्म से आप गामा डी एफ माइनस करेंगे सो ये हो जाएगा 5.7 इंटू सी. नाउ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर क्लेई सॉइल है तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी, वो डेप्थ ऑफ द फुटिंग पे डिपेंड करेगी. और जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो ना तो डेप्थ ऑफ फुटिंग में डिपेंड करेगी ना तो विड्थ ऑफ फुटिंग में डिपेंड करेगी अगर सॉइल कोहेसिव है. ना ये थ्योरी तरजाही ने दी है. प्रेंडल में क्या किया उन्होंने, इसमें उन्होंने 5.7 की जगह 5.14 लिया, बाकी सब सेम रहेगा प्रेंडल थ्योरी में. और प्रेंडल थ्योरी में बेस ऑफ द फुटिंग को उन्होंने स्मूथ माना है. प्रेंडल थ्योरी में उन्होंने बेस ऑफ द फुटिंग को स्मूथ माना है और उन्होंने नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है उनके अकॉर्डिंग वो है 5.14 इंटू सी प्रेंडल थ्योरी में.
और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है 5.14 इंटू सी प्लस गामा डी एफ के इक्वल। ये है आपका प्रेंडल थ्योरी के लिए। नेक्स्ट थ्योरी है स्केम्पटन्स थ्योरी। स्केम्पटन्स थ्योरी जो दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए दी गई है और इस थ्योरी में नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन किया गया है क्यू एन यू इक्वल्स टू सी इंटू एन सी, जहां पे एन सी जो है वो स्केम्पटन्स पैरामीटर है जो डिपेंड करेगा डेप्थ ऑफ द फुटिंग बाय विड्थ ऑफ द फुटिंग के रेशियो में। अगर डेप्थ ऑफ द फुटिंग बाय विड्थ ऑफ द फुटिंग इक्वल्स टू 0 है, मीन्स क्या हो गया, जो फुटिंग है वो ग्राउंड लेवल में है। सो एनसी हो जाएगा 5 अगर स्ट्रिप फुटिंग है और एनसी हो जाएगा 6 अगर स्क्वायर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फुटिंग है। नाउ नेक्स्ट, अगर रेशियो डीएफ बाय बी का 0 to 2.5 रहेगा, सो एनसी हो जाएगा स्ट्रिप फुटिंग के लिए 5 इंटू 1 प्लस 0.2 डीएफ बाय बी। अगर स्क्वायर फुटिंग है सो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 0.2 डीएफ बाय बी। अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग है सो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 0.2 बी बाय एल इंटू 1 प्लस 0.2 डीएफ बाय बी। नाउ इफ डेप्थ ऑफ द फुटिंग बाय विड्थ ऑफ द फुटिंग का रेशियो ग्रेटर देन 2.5 है, सो एनसी हो जाएगा 7.5 अगर स्ट्रिप फुटिंग है और एनसी हो जाएगा 9 अगर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर फुटिंग है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेयरॉफ्स थ्योरी। ये थ्योरी सब फैक्टर को कंसिडर करती है। दिस थ्योरी कंसिडर ऑल द फैक्टर्स विच अकाउंट फॉर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। जो भी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये थ्योरी सबको कंसिडर करती है। सो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यूजिंग मेयरॉफ्स थ्योरी फॉर्मूला क्या है, सी एन सी इंटू एस सी इंटू डी सी इंटू आई सी प्लस गामा डी एन क्यू इंटू एस क्यू इंटू आई क्यू इंटू डी क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा एस गामा डी गामा आई गामा। यहाँ पे एस सी शेप फैक्टर है, डी सी डेप्थ फैक्टर है और आई सी इंक्लिनेशन फैक्टर है। ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। नाउ अब हम फील्ड टेस्ट में आते हैं। फील्ड टेस्ट हम करते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की फाइंड करने के लिए। सो फर्स्ट है हमारा प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट यूज़ किया जाता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाइंड करने के लिए, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन फाइंड करने के लिए। प्लेट लोड टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये आपका फाउंडेशन है। सो ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी है, डी एफ है। सो इसी के डेप्थ के जितना एक हम पिट बनाते हैं, डी एफ डेप्थ ऑफ द फुटिंग के जितना हम एक पिट बनाते हैं। नाउ इसकी जो विड्थ होती है ये 5 टाइम्स होती है विड्थ ऑफ द प्लेट के। यहाँ पे हम एक प्लेट रखते हैं, इसकी विड्थ है बीपी, विड्थ ऑफ द प्लेट बीपी है। अब यहाँ पे जब हम लोड लगाते हैं इसके ऊपर, सो फर्स्टली 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लोड लगाते हैं, उसके बाद हम उसको रिलीज़ करते हैं। देन फिर हम एक लोड सेटलमेंट कर्व ड्रॉ होता है इसमें। सो 3 तरह के केस अराइज होते हैं इसमें। अगर आपका डेंस सैंड है सो सेटलमेंट आपका जो होगा लोड सेटलमेंट के ग्राफ में, ये आपका लोड हो गया, ये सेटलमेंट हो गया। सो जब इस तरीके से सेटलमेंट होगा, सो इसमें क्या होगा, फेलियर आपका डिस्टिंक्ट होगा, मीन्स आपको फेलियर दिखाई देगा। नाउ जब एक कर्व यहाँ पे फॉर्म होगा इस तरीके का, जब आपका सेटलमेंट विजिबल नहीं होगा, फेलियर आपका विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। नाउ फिर हम इसको फाइंड करने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं कि सेटलमेंट कितना हो रहा है, लॉग ऑफ स्ट्रेस और लॉग सेटलमेंट का। उससे हम क्या फाइंड करेंगे, ये आपका ग्राफ बन जाएगा लॉग स्ट्रेस और लॉग सेटलमेंट का। सो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम फाइंड करते हैं, इसमें अगर हम ड्रॉ करेंगे सो एक किंग फॉर्म हो जाएगी। इससे हमारी वैल्यू आएगी लॉग ऑफ अल्टीमेट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ अल्टीमेट लोड इंटेंसिटी ऑफ प्लेट। नाउ हमको किसकी फाइंड करनी है, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी फाउंडेशन की। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है कोहेसिव सॉइल के लिए और एक कोहेशनलेस सॉइल के लिए। अगर कोहेसिव सॉइल है सो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन की किसके इक्वल हो जाएगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट के। अगर कोहेशनलेस सॉइल है सो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन की किसके इक्वल हो जाएगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इनटू बी एफ बाई बी पी। बी एफ क्या है, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, और बी पी क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट। ये हमारा शेयर क्राइटेरिया से ऑब्टेन होगा।
नाउ जब सेटलमेंट क्राइटेरिया हम लेंगे सो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। फर्स्ट, क्ले के लिए सेटलमेंट ऑफ फुटिंग बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट किसके इक्वल हो जाएगा, विड्थ ऑफ द फुटिंग बाय विड्थ ऑफ द प्लेट के। अगर सैंड है हमारे पास तो SF बाय SP सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द फुटिंग इनटू ब्रैकेट BP प्लस 0.3 बाय BP इंटू BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, जहाँ पे BF और BP मीटर में है, मीन्स विड्थ ऑफ द फाउंडेशन और विड्थ ऑफ द प्लेट मीटर में होगी, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। नाउ नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, SPT टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिट स्पून सैंपल यूज़ किया जाता है बोर होल में। फिर क्या होता है, जो स्प्लिट स्पून सैम्पलर होता है उसको परमिशन दिया जाता है पेनिट्रेट करने के लिए सॉइल में, जिसमें हम लोड अप्लाई करते हैं 63.5 kg का और उसको फ्री फॉल देते हैं 75 सेंटीमीटर का। इस तरीके से SPT टेस्ट में इस तरीके से एक स्प्लिट स्पून सैंपल यूज़ किया जाता है। इसका जो वेट होता है ये होता है 63.5 kg का, इसको फ्री फॉल दिया जाता है 75 सेंटीमीटर का। नाउ फिर सैम्पलर को हम पेनिट्रेट करने देते हैं 150 mm के लिए। सो जो पहला 150 mm होता है उसमें हम रीडिंग नहीं लेते हैं, उसके बाद रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। फिर जो 300 mm के लिए नेक्स्ट जो 300 mm के लिए हमारी वैल्यू आती है वो होती है SPT N वैल्यू, जिसमें हमारे को कितने ब्लोस लगते हैं 300 mm पेनिट्रेशन के लिए। नाउ इसमें अब हमको दो करेक्शन करने पड़ते हैं जो हमारी SPT की वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है N वैल्यू। फर्स्ट है हमारा ओवरबर्डन करेक्शन। जब इफेक्टिव स्ट्रेस 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है तब ये ओवरबर्डन करेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा N1 इक्वल्स टू N0 इंटू 350 बाय इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार प्लस 70। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस ग्रेटर देन 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है सो कोई भी करेक्शन नहीं होगा, मीन्स N1 इक्वल्स टू N0 हो जाएगा। SPT N वैल्यू के इक्वल हो जाएगा ओवरबर्डन करेक्शन, मीन्स करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ सेकेंड है हमारा डायलेटेंसी करेक्शन। डायलेटेंसी करेक्शन की ज़रूरत तब पड़ती है जब N1 ग्रेटर देन 15 होता है। सो N2 किसके इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 1/2 N1 माइनस 15 के। यहाँ पे अगर N1 लेस देन 15 होता है सो N2 इक्वल्स टू N1 हो जाएगा, मीन्स डायलेटेंसी करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। SI इक्वल्स टू QN इंटू B इंटू ब्रैकेट 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाय ES इंटू IF। यहाँ पे SI जो है इमीडिएट इलास्टिक सेटलमेंट है, QN जो है वो नेट फाउंडेशन प्रेशर है, B जो है विड्थ है फाउंडेशन का, म्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो है, E जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है और IF जो है वो इन्फ्लुएंस फैक्टर है जो डिपेंड करेगा शेप एंड रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर के। डीप फाउंडेशन एक ऐसा टाइप का फाउंडेशन है जो कि डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम लोड को ट्रांसफ़र कर सकें एक डीपर सॉइल लेयर में या रॉक फॉर्मेशन में। ये फाउंडेशन तब यूज़ किया जाता है जब शैलो फाउंडेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं होता कि वो लोड कैरी कर पाए, क्योंकि जो सॉइल है वो वीक है ड्यू टू द वीक सरफेस सॉइल। जो अगर हमारे पास जो सॉइल है वो वीक है तब हम डीप फाउंडेशन बनाते हैं। नाउ वेल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन एंड पियर फाउंडेशन आर द डीप फाउंडेशन। ये तीन तरह के जो फाउंडेशंस होते हैं वो डीप फाउंडेशन में आते हैं। नाउ पाइल क्या होती है, पाइल एक स्मॉल डायमीटर की शाफ्ट होती है, या तो हम उसको ड्राइव कर सकते हैं ग्राउंड में या तो उसको ग्राउंड में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, मीन्स बना सकते हैं उसको। जो पियर्स और वेल फाउंडेशन होती है वो एक लार्ज डायमीटर जिसकी डायमीटर बड़ी होती है शाफ्ट की वो होती है। ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय एक्सकवेशन। अगर हम मिट्टी को खोदेंगे और उसके बाद उसको बनाएंगे तब ये पियर और वेल फाउंडेशंस बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन कितने टाइप्स की होती हैं। जो पाइल्स होती हैं वो क्लासिफाइड की जाती हैं नंबर ऑफ वेज में डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। पहला है मटेरियल एंड कंपोजिशन, सेकेंड है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लोड, थर्ड है मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। किस टाइप का आपका मटेरियल यूज़ होगा उस अकॉर्डिंग क्या होती है हमारी
पाइल्स क्लासीफाई होती है, जैसे कि मटेरियल के अकॉर्डिंग टिम्बर पाइल, स्टील पाइल, कंक्रीट पाइल्स, कंपोजिट पाइल। अगर आप टिम्बर, स्टील, कंक्रीट के मटेरियल को आप यूज़ करके पाइल बनाते हैं सो उसके जो नेम्स है वो अकॉर्डिंगली रहेंगे। अगर आप इन सबको मिक्स करके पाइल बनाते हैं तो वो कंपोजिट पाइल्स रहती हैं। नाउ सेकेंड है हमारा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लोड, किस तरीके से आपका लोड ट्रांसफ़र होगा उसके अकॉर्डिंग जो पाइल्स क्लासीफाई होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है एंड बियरिंग पाइल्स, सेकेंड है फ्रिक्शन पाइल्स, थर्ड है कंबाइंड एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स। रेजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम से जब ऑब्टेन होता है वो पाइल होती है आपकी एंड बियरिंग पाइल्स। और जब आपकी जो पाइल है वो रेस्ट करेगी लूज सॉइल में तब क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो ऑब्टेन होगा साइड से अगर, तो वो होती है फ्रिक्शन पाइल्स। जब आपकी पाइल रेस्ट करेगी मीडियम से डेंस सॉइल में तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा मीन्स जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका ऑब्टेन होगा बॉटम से भी और साइड से भी, वो होती है आपकी कंबाइंड एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, किस तरीके से आप पाइल्स को इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट है ड्रिवन पाइल्स, सेकेंड है बोर्ड एंड कास्ट इन सीटू पाइल्स, थर्ड है जैक पाइल्स, फोर्थ है स्क्रू पाइल्स। अगर आप पाइल्स को बनाते हैं उसके बाद प्री कास्ट मीन्स पहले से आपने फैक्ट्री में बना लिया, उसके बाद उसको आप हैमर से आप उसको पाइल ड्राइवर की मदद से आप ड्रिव करते हैं तो वो होती है आपकी ड्रिवन पाइल्स। नाउ जो बोर्ड पाइल्स होती हैं और कास्ट एंड सीटू होती हैं, मतलब उसको आप साइड में ही बनाते हैं और उसको आप ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग के बाद कंक्रीट आप उसमें प्लेस्ड करते हैं साइड में, ये साइड्स में ही बनाई जाती है। जब आपको बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन करना रहता है जो पाइल्स फैक्ट्री से नहीं बन सकती उसको हम साइड में बनाते हैं, वो होती है आपकी बोर्ड और कास्ट इन सीटू पाइल्स। और जनरली क्या होता है, जो बोर्ड पाइल्स होती हैं इनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम रहती है क्योंकि आपने इसको साइड पे बनाया है। साइड पे बनाने की वजह से क्या है, कॉम्पैक्शन कम होता है। सो जो कैपेसिटी होती है लोड कैरिंग कैपेसिटी वो बोर्ड पाइल्स की जो होती है 1/3 होती है ड्रिवन पाइल्स से, क्योंकि जो ड्रिवन पाइल्स है आपकी फैक्ट्रीज में ऑलरेडी बनती है, प्रीकास्ट होती है, सो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नाउ जैक पाइल्स जो होती है ये हम ड्राइव करते हैं सॉइल में बाय हाइड्रोलिक जैक, आप हाइड्रोलिक जैक से इसको सॉइल में डालते हैं। स्क्रू पाइल्स जो होती हैं उसको हम स्क्रू करते हैं सॉइल में यूजिंग हाइड्रोलिक जैक। नेक्स्ट टॉपिक है पाइल लोड कैपेसिटी इन कंप्रेशन, पाइल कितनी कैपेसिटी है उसकी वो हम कैसे फाइंड करते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोड कैपेसिटी पाइल की फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक पाइल लोड फॉर्मूला, सेकेंड है पाइल लोड टेस्ट, थर्ड है पाइल ड्राइविंग फॉर्मूला। सो फर्स्टली स्टैटिक मेथड में क्या होता है, जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है पाइल की वो किसके इक्वल होती है, एक होता है आपकी एंड बियरिंग की कैपेसिटी कितनी है प्लस साइड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की कैपेसिटी कितनी है। सो जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल की QU किसके इक्वल हो जाएगी, Q ऑफ एंड बियरिंग प्लस Q ऑफ साइड फ्रिक्शन। नाउ जो लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड बियरिंग की है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो यूनिट रेजिस्टेंस है इसका इनटू एरिया के प्लस जो साइड जो है आपका इसका यूनिट रेजिस्टेंस, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी इनटू इसका एरिया। सो ये हो जाएगा QU इक्वल्स टू स्मॉल q EB इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस Q ऑफ साइड फ्रिक्शन इंटू एरिया ऑफ साइड्स। नाउ ये आपकी लेंथ L है, आपका ये जो रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड हो रहा है साइड से ये स्मॉल QSF है, ये है यूनिट रेजिस्टेंस अलोंग द साइड ऑफ पाइल, और जो QEB है ये यूनिट रेजिस्टेंस है बॉटम ऑफ पाइल के, और यहाँ पे AS जो है वो एरिया है साइड का और AB जो है वो एरिया है बॉटम का, और L जो है वो लेंथ है पाइल की। नाउ अब एरिया आपको कैसे पता पड़ेगा, अगर आपका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है मतलब B क्रॉस B का आपकी पाइल है, सो उसका बॉटम एरिया हो जाएगा B स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है B स्क्वायर, और साइड का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B इंटू L, ये साइड का एरिया मीन्स साइड एरिया कितना होगा AS, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ इंटू लेंथ। नाउ अगर क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर है जिसकी डायमीटर D है, सो जो बेस का एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा π/4 इंटू D स्क्वायर, D डायमीटर है, और ये जो सरफेस है मीन्स सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया आपने मैथ्स में पढ़ा है किसके इक्वल होता है πDL के। सो एरिया ऑफ साइड्स किसके इक्वल हो जाएगा π इंटू D इंटू L, D डायमीटर है, L जो है वो लेंथ है पाइल की।
नाउ हमारे पास जो सॉइल है वो यहाँ पे 2 टाइप्स के सॉइल है। एक है कोहेसिव सॉइल, मतलब सी जिसमें है, सी टाइप का सॉइल। सेकेंड है हमारा कोहेशन लेस सॉइल, जिसका सी 0 होता है। सो अगर कोहेसिव सॉइल है सो उसमें जो होता है यूनिट लोड कैरिंग कैपेसिटी वो किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिट रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ बेस। सो यहाँ पे जो ये टर्म है मीन्स यूनिट रेजिस्टेंस, ये किसके इक्वल हो जाता है, सी एन सी के। और यहाँ पे जो सी जो कांस्टेंट है वो 9 लिया गया है। सो ये होगा 9 इंटू सी। सो ये हो जाएगा आपका यूनिट रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ बेस, ये हो जाएगा 9C इंटू एरिया ऑफ बेस मीन्स एरिया ऑफ बॉटम। नाउ अब हमको साइड फ्रिक्शन का लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्टली हम यूनिट रेजिस्टेंस देखेंगे साइड का कितना है। सो ये होता है QSF इक्वल्स टू अल्फा इंटू सी। अल्फा जो है एडेशन फैक्टर है, ये डिपेंड करता है सॉइल और पाइल में एडेशन कैसा है। QSF मीन्स लोड कैरिंग कैपेसिटी अलोंग द साइड्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा इंटू सी बार इंटू एस। जो सी बार है वो क्या होता है, एवरेज कोहेशन होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइल, मीन्स आपके पाइल के लेंथ में कोहेशन कितना है। और एस जो है वो साइड एरिया है आपका। नाउ अब हमको पता है जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो किसके इक्वल होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ एंड बियरिंग प्लस लोड बियरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ साइड फ्रिक्शन। सो Q हो जाएगा आपका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी किसी भी पाइल की कोहेसिव सॉइल में 9 इंटू सी इंटू ए बी प्लस अल्फा इंटू सी इंटू ए एस, जहाँ पे ये जो C है वो कोहेशन है बॉटम ऑफ द पाइल के, और जो सी बार है ये होता है एवरेज कोहेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइल, मीन्स पाइल के लेंथ के अलोंग आपका कोहेशन कितना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कोहेशन लेस सॉइल। जब आपका C 0 होगा तो आपकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल की कितनी होगी। सो फर्स्टली जो यूनिट रेजिस्टेंस एंड बियरिंग का है वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा इंटू एल इंटू एन क्यू। ये कैसे आया, आपने पढ़ा होगा, ये आपका साइड फ्रिक्शन F है, ये आपका नॉर्मल फोर्स N है, ये आपका म्यू है। सो हमको पता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जब हम फोर्स फाइंड करते हैं सो F किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू एन। सो यहाँ पे जो म्यू है वो 10 डेल्टा के इक्वल है। नाउ F जो हो जाएगा 10 डेल्टा इंटू एन के इक्वल हो जाएगा, ये जो आपका नॉर्मल फोर्स सॉइल के अलॉन्ग एक्ट करेगा। सो यहाँ से आपका N जो आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज जो आपका स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो इंटू एरिया, ये हो जाएगा के इंटू गामा इंटू एल बाई 2 इंटू एरिया अलॉन्ग द साइड। नाउ अब जो आपका यूनिट रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ एंड बियरिंग वो हो जाएगा गामा इंटू एल इंटू एन क्यू। नाउ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द एंड बियरिंग किसके इक्वल हो जाएगा, गामा इंटू एल इंटू एन क्यू इंटू एरिया ऑफ द बेस, ये हो गया ए बी। यूनिट रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ साइड फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू एन के, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स साइड फ्रिक्शन में F फोर्स एक्ट कर रहा है। सो ये किसके इक्वल है, म्यू इंटू एन। म्यू किसके इक्वल है, 10 डेल्टा। और जो आपका नॉर्मल फोर्स है ये किसके इक्वल आया है, के इंटू गामा इंटू एल बाई 2। नाउ आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ साइड फ्रिक्शन वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 डेल्टा इंटू के इंटू गामा इंटू एल बाई 2 इंटू एरिया ऑफ साइड्स। आपका साइड में एरिया कितना है, मीन्स ये पाइल का साइड एरिया कितना है। सो ये आपकी आ जाएगी साइड फ्रिक्शन की लोड कैरिंग कैपेसिटी। नाउ अब हमको टोटल फाइंड करना है। सो कोहेशन लेस सॉइल में जो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी पाइल की वो किसके इक्वल हो जाएगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ एंड बियरिंग प्लस लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ साइड फ्रिक्शन। ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू, ये हो जाएगा गामा इंटू एल इंटू एन क्यू इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस हाफ ऑफ के इंटू गामा इंटू एल इंटू 10 डेल्टा इंटू एरिया ऑफ साइड्स। ये है आपका फॉर्मूला फॉर कोहेशन लेस सॉइल के लिए, और ये फॉर्मूला है आपका कोहेसिव सॉइल के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक फार्मूला। डायनेमिक फार्मूला में हम एक यहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ करते हैं जो कि एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी के। सो जब एक आप यहाँ पे वेट अप्लाई करेंगे h हाइट से, सो जो इंटरनली एनर्जी स्टोर होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो आपका लोड होगा अल्टीमेट लोड इनटू S प्लस सी, ये हो जाएगा QU इक्वल्स टू W इंटू एच बाई एस प्लस सी। यहाँ पे एक फॉर्मूला है दैट इज इंजीनियर्स न्यूज़ फॉर्मूला, जिसमें हम जो Q अलाउएबल और या Q सेफ लोड होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्टीमेट लोड QU बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो Q सेफ हो जाएगा आपका WH
बाय एस प्लस सी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम 6 लेते हैं फॉर ड्रॉप हैमर एंड सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। जब आप एक ड्रॉप हैमर यूज़ करेंगे या सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर यूज़ करेंगे तब, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहाँ पे 6 लिया जाता है। नाउ एस जो है ये आपका सेटलमेंट या पेनिट्रेशन पर ब्लो कितना होगा वो है, जो कि सेंटीमीटर में है। नाउ एस जो लेते हैं हम, वो अगर ड्रॉप हैमर है तो एवरेज लेंगे 5 ब्लोज का, जो आपके लास्ट 5 ब्लोज का है उसका एवरेज लेंगे। सो आपकी एस वैल्यू को हमको सेंटीमीटर में लिखना है। अगर आपका स्टीम हैमर है सो हम लेते हैं एवरेज 20 ब्लोज का, और सी जो है वो कांस्टेंट है, जो कि लिया जाता है 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉप हैमर के लिए, और लिया जाता है 0.25 सेंटीमीटर फॉर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए। और यहाँ पे जो लोड है W, वो अगर आप किलो न्यूटन में लेंगे तो आपका जो सेफ लोड या अलाउएबल लोड है वो किलो न्यूटन में आएगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे हिलेस फार्मूला, ये फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है यूजिंग IS मेथड। यहाँ पे जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है QU इक्वल्स टू, वो होती है W इंटू H इंटू इफिशियंसी ऑफ हैमर इंटू इफिशियंसी ऑफ ब्लोस बाय S प्लस C बाय 2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अंडर रीम्ड पाइल्स। ये पाइल्स जनरली तब यूज़ की जाती है जब हमारा सॉइल एक्सपेंसिव है, और ये जो पाइल्स होती हैं या तो बोर किया जाता है और कास्ट इन सीटू, या तो आप साइड में इसको आप बना भी सकते हैं कंक्रीट पाइल्स का, जिसकी एक बल्ब होती है, इसको हम बल्ब बोलते हैं या अंडर रीम्ड बोलते हैं। बॉटम में इस टाइप का इसका शेप होता है, ये होती है आपकी अंडर रीम्ड पाइल्स। नाउ इन अ डबल अंडर रीम्ड पाइल्स देयर आर 2 बल्ब्स। अगर आपकी डबल अंडर रीम्ड पाइल्स हैं तो यहाँ पे आपके 2 बल्ब्स रहेंगे, यहाँ पे एक बल्ब और रहेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप पाइल्स। जब आपकी पाइल्स ग्रुप में है सो लोड कैरिंग कैपेसिटी ग्रुप में कोहेसिव सॉइल के लिए और कोहेशन लेस सॉइल के लिए कैसी रहेंगी। अगर आपका फर्स्टली कोहेसिव सॉइल है, मीन्स पाई आपका 0 है, तब आपकी ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी 9C इंटू एरिया। देखिए ये ग्रुप में है, ग्रुप में यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, मान लीजिए ये 4x4 की पाइल्स हैं ऑफ स्क्वायर शेप में। ये आपका विड्थ हो जाएगा, इस साइड में भी आपका ये विड्थ हो जाएगा, इन्फ्लुएंस जोन हो जाएगा ये आपका। ये एरिया हो जाएगा इसका B इंटू बी स्क्वायर का एरिया, प्लस अल्फा C इंटू आपका साइड एरिया। साइड एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, अगर स्क्वायर है तो 4 टाइम्स ऑफ B इंटू L। यहाँ पे एडिशन फैक्टर 1 हो जाएगा कोहेसिव सॉइल के लिए। अगर ग्रुप पाइल आपको गिवन है इसकी जो विड्थ है ये किसके इक्वल हो जाएगी, n-1 इंटू S प्लस D के, जहाँ पे n जो है आपकी नंबर ऑफ पाइल्स है। अगर आपकी 4 पाइल्स है ये जो आपका B है किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम 4 - 1 3S प्लस D। ये आपका D/2 हो गया, ये आपका D/2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3S के इक्वल हो जाएगा, और ये हाफ ऑफ D D हो जाएगा, ये हो जाएगा 3S प्लस D। नाउ अगर आपका सॉइल कोहेशन लेस है जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है ग्रुप की वो किसके इक्वल हो जाएगी, बिकॉज ऑफ बियरिंग प्लस बिकॉज ऑफ साइड फ्रिक्शन। बियरिंग की वजह से हो जाएगी गामा इंटू L इंटू NQ इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस tan phi इंटू K इंटू गामा इंटू L/2 इंटू एरिया ऑफ साइड। यहाँ पे फाई क्यों हो गया, क्योंकि जो आपका डेल्टा होता है वो किसके बीच होता है, सॉइल और पाइल मटेरियल के बीच। यहाँ पे ग्रुप पाइल्स है सॉइल और सॉइल के बीच हो गया, ये हो जाएगा आपका फाई। सॉइल और सॉइल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होता है, इंटरनल फ्रिक्शन के, ये हो जाएगा tan phi। बाकी सब सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पाइल ग्रुप एफिशिएंसी। इसको लिखते हैं हम एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप। अगर ग्रुप में हमको देखना है एफिशिएंसी कितनी है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रुप एफिशिएंसी इक्वल्स टू ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी बाय नंबर ऑफ पाइल्स इनटू इंडिविजुअल की लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। अगर हमको डिज़ाइन करना है ग्रुप की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1, तभी वो सेफ डिज़ाइन होगी। नाउ अगर हमारे को क्वेश्चन में पूछता है कि सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑन पाइल ग्रुप क्या है, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा Q सेफ जो होगा वो होगा मिनिमम ऑफ Q ऑफ ग्रुप की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और n टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल की लोड कैरिंग कैपेसिटी में जो मिनिमम होगा उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे, वो आपका आएगा सेफ लोड पाइल ग्रुप में।
क्योंकि डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं, जो मिनिमम वैल्यू होती है उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, फिर उससे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आती है वो होती है हमारी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल ग्रुप के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्स-लबारे फॉर्मूला। ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो कि यूज़ किया जाता है ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल्स को फाइंड करने के लिए, जो कि किसके इक्वल है, एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 माइनस थीटा बाय 90 इंटू ब्रैकेट m इंटू n माइनस 1 प्लस n इंटू m माइनस 1 बाय m इंटू n ब्रैकेट होल ब्रैकेट इंटू 100%, जहाँ पे थीटा जो है वो है tan इनवर्स d बाय s के। सो यहाँ पे m जो है वो नंबर ऑफ रोज है, n जो है वो नंबर ऑफ पाइल्स है इन अ रो में, और d जो है वो डायमीटर है पाइल का, और s जो है वो स्पेसिंग है पाइल की सेंटर टू सेंटर, आपकी स्पेसिंग कितनी है। कई बार क्वेश्चंस में बाकी सब गिवन होता है, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, सो डायरेक्ट आपकी ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल्स आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। इसको हम डाउन ड्रैग भी बोलते हैं। ये एक फिनोमिनन है जब होता है जब आपकी जो सराउंडिंग सॉइल होती है वो ज़्यादा सेटल हो जाती है एज कंपैरिजन टू पाइल। मीन्स जो है अगर आपकी सॉइल सॉफ्ट है सो क्या होगा, जो ऊपर से आपका जो लोड आएगा उसको ये रेजिस्ट करने की बजाय वो और लोड को बढ़ाने लगती है। क्यों? क्योंकि जब आपका या तो ये लूज सॉइल हो, या तो आपने इसमें सडन लोडिंग कर दी हो ग्राउंड वाटर टेबल की, या इसमें एक सरचार्ज ऐड हो गया हो, सो ये लोड को रेजिस्ट करने की बजाय लोड को बढ़ाने लगती है। वो होती है आपकी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। मतलब जो स्किन फ्रिक्शन का जो आपका नॉर्मल फिनोमिनन है उससे ये उल्टा करने लगती है। नाउ इन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन द शियर रेजिस्टेंस डू नॉट इंक्रीज। जो आपका शियर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिक्रीज होता है। डिक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल बिकॉज द सॉइल गेट्स कॉम्पैक्टेड। क्यों? क्योंकि आपका सॉइल कॉम्पैक्ट होने लगता है। जब आप यहाँ पे लोड लगाएंगे सो जो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करना चाहिए वो क्या करेगा, वो फ्रिक्शन नीचे ही एक्ट करने लगेगा। ये कब होता है? जब आपका सॉइल या तो रिसेंट फील्ड हो, या तो सॉफ्ट कंप्रेसिव डिपॉजिट का हो, या तो आपकी सॉइल डिपॉजिट लूज हो, और या तो सडन लोडिंग हो ग्राउंड वाटर टेबल की, या एप्लीकेशन हो सरचार्ज का ऑन द सॉइल एडजेसेंट टू पाइल। ये आपका जो सॉइल है इसमें सडन सरचार्ज अगर आप अप्लाई कर देंगे तब भी इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। सो ये आपकी एक सिंगल पाइल है, हम मानते हैं। ये आपका नीचे जो है वो स्टिफ सॉइल है, ऊपर जो है वो आधे पोर्शन में सॉफ्ट सॉइल है। सो यहाँ पे देखिए जो बॉटम में एक्ट करता है वो एंड बियरिंग होता है। सो ये हो गया आपका क्यू ऑफ एंड बियरिंग। नाउ साइड से जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होता है क्यू एस एफ। नाउ ये अपवर्ड एक्ट करता है जब आपका लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो। सो यहाँ पे जब नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है, जब डाउनवर्ड एक्ट करेगा उसको हमने क्यू एन एफ लिख दिया है। सो यहाँ पे जो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी क्यू यू इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू ऑफ एंड बियरिंग प्लस क्यू ऑफ साइड फ्रिक्शन माइनस ऑफ क्यू एन एफ, बिकॉज ये नेगेटिव है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो जो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बजाय ये कम कर देगा। नाउ यहाँ पे अगर आपके पास ग्रुप पाइल्स है, मान लेते हैं अगर क्ले है, सो ग्रुप में इनका बिहेवियर कैसा होगा? अगर आपके पास नेगेटिव फ्रिक्शन है सो ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ नेगेटिव फ्रिक्शन क्यू एन जी इक्वल्स टू अल्फा इंटू सी इंटू एरिया ऑफ साइड्स ग्रुप में प्लस गामा इंटू L1 इंटू एरिया ऑफ बेस। नाउ अल्फा यहाँ पे एडिशन फैक्टर 1 है, L1 जो है वो डेप्थ है सॉफ्ट सॉइल की। सॉफ्ट सॉइल की डेप्थ या लेंथ कितनी है? नाउ अगर इंडिविजुअल है सो इंडिविजुअल में नेगेटिव की लोड कैरिंग कैपेसिटी ग्रुप में हो जाएगी n टाइम्स ऑफ लोड कैपेसिटी सिंगल पाइल की, n टाइम्स ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पाइल। नाउ जब आपको डिजाइन करना है ग्रुप पाइल्स के लिए नेगेटिव फ्रिक्शन वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ क्यू एन जी कॉमा n टाइम्स ऑफ क्यू एन पी। मीन्स जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको आप डिजाइन करने के लिए यूज करेंगे, ग्रुप की वैल्यू या n टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल की जो वैल्यू आएगी उसमें जो मैक्सिमम आएगी वो होगी आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जब हम सॉइल का सैंपल लेते हैं फील्ड से सो उस सैंपल को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाइड करते हैं। फर्स्ट है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, सेकेंड है डिस्टर्ब्ड सैंपल। डिस्टर्ब्ड सैंपल में आता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल।
जब आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, मीन्स ना तो मिनरल कंटेंट चेंज होगा, ना तो वाटर कंटेंट चेंज होगा, ना तो स्ट्रक्चर चेंज होगा। मीन्स एक जो आइडियल सैंपल होता है वो होता है आपका अनडिस्टर्ब सैंपल। ये जनरली पॉसिबल नहीं होता है, बट थोड़े बहुत वेरिएशंस की वजह से हम इसको यूज़ कर लेते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए। नाउ डिस्टर्ब सैंपल वो होते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, मीन्स मिनरल कंटेंट, वाटर कंटेंट, स्ट्रक्चर। सो अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है सो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, मीन्स स्ट्रक्चर का चेंज होता है, मगर मिनरल और वाटर कंटेंट चेंज नहीं होता है। ये होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ये यूज़ किया जाता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, मिनरल कंटेंट भी चेंज होता है और वाटर कंटेंट भी चेंज होता है। सो इसमें सब चेंज हो जाता है, इसीलिए ये कोई भी यूज़ की नहीं होती है। सो इसको हम कोई भी प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आर ऑफ नो यूज़, क्योंकि इसमें सब चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर भी, मिनरल कंटेंट भी और वाटर कंटेंट भी। नाउ यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। आपका ये जो है कटिंग एज है, ये आपकी सैम्पलिंग ट्यूब है। सो देखिए जो कटिंग एज है इसमें हम दो डायमीटर्स होते हैं, D1 और D2। जो D1 होता है वो इनसाइड डायमीटर होता है कटिंग एज का, और D2 जो है वो आउटसाइड डायमीटर होता है कटिंग एज का। और जब सैम्पलिंग ट्यूब होती है उसके दो डायमीटर्स हैं, D3 और D4। D3 जो है वो इनसाइड डायमीटर है सैम्पलिंग ट्यूब का, और D4 जो है वो आउटसाइड डायमीटर है सैम्पलिंग ट्यूब का। सो इसमें एक क्लियरेंस होता है, फर्स्ट है हमारा इनसाइड क्लियरेंस। ये किसके इक्वल होता है, D3 माइनस D1 बाई D1 इंटू 100%। ये जो आपका इनसाइड होता है, राइट, ये हो गया D3 माइनस D1 बाई D1 इंटू 100%। ना आउटसाइड क्लियरेंस किसके इक्वल होता है, जो आउटसाइड डायमीटर्स हैं उसको हम लेते हैं आउटसाइड क्लियरेंस को फाइंड करने के लिए। सो ये हो जाएगा D2 माइनस D4 बाई D4 इंटू 100%। देखिए यहाँ पे D2 बड़ा है, सो ये हो जाएगा D2 माइनस D4 बाई D4 इंटू 100%। नाउ अगर एरिया रेशियो पूछता है सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AR इक्वल्स टू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर इंटू 100%। इसका हम एरिया रेशियो लेते हैं कटिंग एज का। ये जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये D1 D2 जो है वो इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर है कटिंग एज के, और D3 और D4 जो है वो इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर है सैम्पलिंग ट्यूब के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।